हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। मेरा नाम है अनीश मोहन और इस वीडियो के अंदर हम CSIR एग्जामिनेशन के लिए डिसीजन मेकिंग पढ़ने वाले हैं। वीडियो का फोकस रहेगा डिसीजन मेकिंग की थ्योरी को कवर करने के ऊपर। छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बार आप इस वीडियो को देख के जा पाएँ और चीज़ों को याद रखने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं ताकि हम बाकी वीडियो को भी और भी टाइमली तरीके के साथ आपको एग्जाम से पहले ही प्रोवाइड कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए चालू करते हैं वीडियो को। तो डिसीजन मेकिंग से चालू करते हैं। देखिए, अगर हम डिसीजन मेकिंग का हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है फैसला लेना। तो हम कभी भी कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए किस तरह से फैसले लेते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं। डिसीजन का मतलब होता है कि किसी भी गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको जो कंक्लूजन चाहिए उस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए आप क्या चॉइस ले रहे हैं। इसी को सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो मान लीजिए आपने कुछ अपने गोल्स डिफाइन कर रखे हैं। अब इन गोल्स तक पहुंचने के लिए आपके सामने ढेर सारी चॉइसेस हैं और यहाँ पे आप खड़े हैं। आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी एफिशिएंट तरीके से अपने गोल्स के पास पहुंचे। तो आप क्या करेंगे, आप हर एक चॉइस को इवेल्युएट करना चालू करेंगे कि ऐसी कौन सी चॉइस है जिसको चूज करने के बाद आप अपने गोल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले ये वाली चॉइस लेंगे, इसके जो भी एनालिसिस है वो करेंगे, इसकी इवेल्युएशन करेंगे। ऐसे कर करके हर एक चॉइस की इवेल्युएशन की जाती है। फिर जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है आप उसको चुनने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे दो टर्म्स हम देखेंगे, एक है रेशनैलिटी और दूसरी है इर्रेशनल। ठीक है, रेशनल का मतलब होता है जब हम फैसलों को ले रहे हैं किसी लॉजिक के ऊपर, जब हम सारी चीज़ों को, सारे डेटा को एनालाइज कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम सबसे बेस्ट सॉल्यूशन चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कहा जाता है रेशनल डिसीजन। इर्रेशनल डिसीजंस वो होते हैं जो कि लॉजिक पर बेस नहीं होते। कई बारी आपके जो इमोशंस होते हैं, आप अपने इमोशंस के अंदर भी कुछ फैसले ले लेते हैं। हो सकता है कि ये फैसले बेस्ट फैसले ना हो, ये डेटा के ऊपर बेस नहीं होते, इसीलिए इनको इर्रेशनल डिसीजन कहा जाता है। तो रेशनल डिसीजन हो जाएंगे जो कि आपके लॉजिकल डिसीजंस होते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, आपके सामने ढेर सारे ऑल्टरनेटिव्स आएंगे। उन ऑल्टरनेटिव्स की आप एनालिसिस करेंगे, उनको इवेल्युएट करेंगे और फिर उसके बाद आप कोई एक ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं और वही जो भी ऑल्टरनेटिव आपने चूज किया है वही आपका फैसला होता है। फैसले लाइफ में क्यों जरूरी है? फैसले लाइफ में इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एक्शन लेना होता है। अब आप एक्शन इस बेसिस पर लेंगे कि आपने क्या चूज किया है। ठीक है, तो डिसीजन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? डिसीजन का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि डिसीजन एक रेशनल चॉइस होती है, इर्रेशनल नहीं होती। यानी कि आप अपनी चॉइसेस को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डेटा के ऊपर बेस्ड आप लॉजिकल डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। डिसीजन एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है जिसमें आप ढेर सारे लोगों के साथ कंसल्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। ये ओपिनियन भी आप क्यों जान रहे हैं? क्योंकि जब आप अलग अलग लोगों से कंसल्ट करके ओपिनियन लेते हैं तो आपके पास डेटा कलेक्ट हो रहा है और आप एक लॉजिकल डिसीजन पे अराइव कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग एक मेंटल प्रोसेस होता है ऑफ अराइविंग एट अ चॉइस। आप क्या चॉइस लेंगे उसके पीछे जो आप मेंटल प्रोसेस लगा रहे हैं वही आपका डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजंस लिए जाते हैं टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट और आउटकम। ठीक है, ये लॉजिकल चीज़ है। आप फैसले तभी लेंगे ताकि आपको डिजायर्ड रिजल्ट या आउटकम मिले। कोई जान के ऐसा फैसला नहीं लेता जिससे उसका आउटकम खराब हो जाए। डिसीजंस डिटरमाइन करते हैं कि हम किस तरह के एक्शंस लेंगे ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। एंड डिसीजन मेकिंग एक कंटिन्यूअस और डायनेमिक एक्टिविटी होती है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई फैसला लेना है। ठीक है, इसके पास ढेर सारी चॉइसेस थी, इसने उन चॉइसेस को इवेल्युएट करके फैसले लेने की कोशिश करी। अब इसने मान लीजिए ये वाली ऑल्टरनेटिव को चूज किया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी डिसीजन लिया इसके ऊपर बेस्ड उसका एक्शन होगा और इस एक्शन का आउटकम होगा। अब ये चेक किया जाता है कि आपके फैसले से आपने जो एक्शन लिया था उससे जो आउटकम आया है, ये आउटकम आपके गोल से कितनी दूर है। क्या ये आउटकम आपके गोल्स के पास आपको लेके जा रहा है? क्या आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या फिर इस आउटकम से आपका गोल और भी दूर होता जा रहा है। अब ये जो आउटकम है, इस आउटकम के बेस पर अगर आपको कोई कोर्स करेक्शन करना है या फिर आपको कोई और फैसला लेना है तो फिर आप इस आउटकम के बेसिस पर दोबारा से देखेंगे कि अब आपके सामने क्या क्या चॉइसेस हैं और उनमें से कोई बेस्ट चॉइस आप लेना चाहोगे और फिर से आप कोई एक्शन लोगे। फिर उस एक्शन का कोई आउटकम होगा और फिर उस आउटकम को आप इवेल्युएट करोगे और फिर आप कोई डिसीजन लोगे। यानी कि डिसीजन मेकिंग कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, हमेशा हम कुछ ना कुछ फैसले लेते रहते हैं। तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ये है कि आप सबसे पहले अपने गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं।
आपको उन प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई करना होता है। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके सामने ढेर सारी चॉइसेस या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। आप इन सभी ऑल्टरनेटिव्स के आउटकम को इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने फैसला लिया नहीं है, आपने सिर्फ देखा है मेरे सामने ये 3 चॉइसेस हैं, अगर मैं ये चॉइस लूंगा तो इसके ये आउटकम हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चॉइस को इवैल्यूएट करके आप देखेंगे क्या आउटकम हो सकते हैं, और फिर तीसरी चॉइस को इवैल्यूएट करके आप देखेंगे। जो भी आपको बेस्ट लगेगा आप उस चॉइस को चूज कर लेंगे, उस ऑल्टरनेटिव को चूज कर लेंगे, उसके बेसिस पर आप एक्शन लेंगे। और अगर इस एक्शन से आपके गोल्स अचीव नहीं हो रहे तो आप फिर से देखेंगे कि अब आपको और क्या फैसला लेने की जरूरत है ताकि आप अपने गोल्स पर पहुंचे। ठीक है, तो आप हर एक ऑल्टरनेटिव के आउटकम को इवैल्यूएट करते हैं, फिर एक ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं, और इसी को चॉइस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव, उसको डिसीजन कहा जाता है। इसी डिसीजन पर बेस्ड आप एक्शंस लेंगे, इन एक्शंस के आउटकम को आप रिव्यू करेंगे, और अगर कोई कोर्स करेक्शन की ज़रूरत होगी तो आप कोर्स को करेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो है आपका टाइप्स ऑफ डिसीजंस। डिसीजंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखिए, हम ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि रूटीन लेवल पर हमें लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एम्प्लॉई अगर बिना बताए अपने सीनियर को बिना बताए छुट्टी ले रहा है। ठीक है, अब ऐसा तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बार होता रहता होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने सीनियर को बिना बताए छुट्टी ले लेते हैं। तो इसके लिए ये रूटीन लेवल पे प्रॉब्लम अराइज होती रहती है ऑर्गेनाइजेशन के सामने। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन इन रूटीन तरह की प्रॉब्लम के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के रख देते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम अराइज होगी तो हम यही प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉय बिना सीनियर को बताए छुट्टी ले रहा है, तो इसमें SOP डिफाइन कर दिया कि अगर कोई एम्प्लॉय बिना बताए सीनियर को छुट्टी लेगा तो उसको एक ईमेल भेजी जाएगी। इस ईमेल में उससे बोला जाएगा कि विद इन 24 आवर्स अपने सीनियर को इन्फॉर्म करो और उससे अपनी छुट्टी को रेगुलराइज करो, उससे इन्फॉर्म करके परमिशन लो। ठीक है, अगर तुम 24 घंटे के अंदर परमिशन नहीं ले पा रहे तो तुम्हारी पेमेंट, उस दिन की पेमेंट काट ली जाएगी। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अब जब भी कोई इंसान बिना सीनियर को बताए लीव लेगा तो यही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। अब क्योंकि ये रूटीन प्रॉब्लम है, इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो क्या इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा? इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अब जिन चीज़ों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए टॉप की मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। ऑपरेटिंग प्रोसेस बना दिया, अब जो नीचे के एम्प्लॉय हैं, लोअर लेवल के एम्प्लॉय हैं, वो एम्प्लॉय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस को फॉलो करके इस प्रॉब्लम से निजात पा लेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को प्रोग्राम्ड प्रॉब्लम कहा जाता है, या फिर इस तरह के डिसीजंस को प्रोग्राम्ड डिसीजन कहा जाता है, जो कि लोअर लेवल पे लिए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के लिए होता है। ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि रूटीन नेचर में बार बार आपके सामने आती रहती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को डिफाइन कर दिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन हर बार उसी प्रोसेस को फॉलो करती है। अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, इसलिए लोअर लेवल पे ये लिया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे डिसीजन भी लेने होते हैं जो कि नॉन प्रोग्राम्ड हैं। नॉन प्रोग्राम्ड उन प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं जो कि रूटीन में अकर नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी और अचानक से कोविड पैंडेमिक आ गया। अब मेरे को ये फैसला लेना है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा लॉस ना हो, उसके लिए मुझे क्या फ़ैसला लेना है। अब ये जो है, ये फैसला बहुत बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम रूटीन लेवल पे तो हो नहीं रही थी, ये अचानक से एक प्रॉब्लम आ गई। ये एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के अंदर एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा है। एम्बिग्विटी का मतलब ये है कि सर्टेनिटी नहीं है, मुझे पता नहीं है कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। तो जब भी प्रॉब्लम्स के अंदर एम्बिग्विटी ज़्यादा होती है तो मुझे क्रिएटिव होना पड़ता है, मुझे ऐसे फैसले लेने होते हैं जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालेंगे। तो इसीलिए जो नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस होते हैं वो हायर लेवल पे लिए जाते हैं और ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए होते हैं। इन प्रॉब्लम के लिए कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं। और प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। जो आपके नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस होते हैं, ये डिसीजंस किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होंगे। ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही हो। जैसे कोविड पैंडेमिक मैंने आपको बताया, तो कोविड पैंडेमिक की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से है। अब इंटरनल प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। ठीक है, अब स्ट्राइक से कैसे निपटना है? हर बार तो स्ट्राइक नहीं होती, तो उसके लिए हमें कुछ फैसला लेना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम यह है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन
कोई सॉफ्ट ड्रिंक बनाती थी, अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन आई है और उसने भी सॉफ्ट ड्रिंक बनाना चालू कर दिया है और ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रही है। तो अब मैं इस कंपटीशन में कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव कराऊंगा, ये एक नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन के बेसिस पर लिया जाएगा। तो क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है इसीलिए हायर लेवल पे इन फैसलों को लिया जाता है, ठीक है। तो एक तरीका तो डिसीजंस को डिफाइन करने का प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड के उसमें हो गया। दूसरा तरीका है आपके रूटीन और स्ट्रेटेजिक। जैसे आपके प्रोग्राम्ड डिसीजंस थे, प्रोग्राम डिसीजन में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिफाइन कर दिया गया था, उसी तरह से जो आपके रूटीन डिसीजन होते हैं, रूटीन डिसीजन है जो कि डे टू डे लाइफ में आप लेते रहते हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि सुबह मेरे को 9 बजे ऑफिस में आना है, ऑफिस में आने के बाद मैं सबसे पहले अपनी मशीन्स को ऑन करूंगा, मशीन्स को ऑन करने के बाद मैं रिपोर्ट लूंगा कि मेरे जो जूनियर्स थे उन्होंने क्या काम किया और फिर मैं उसको बताऊंगा कि आज की डेट में आपको क्या क्या काम करना है। ये एक रूटीन लेवल पे मेरे को फैसले लेने हैं, इसमें मेरे को दिमाग थोड़ी लगाना है, ये मेरा डेली का काम है। तो इस तरह के फैसले भी आपके लोअर लेवल पर ही ले लिए जाते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे फंक्शनिंग से जुड़े होते हैं। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई भी बड़ा असर नहीं पड़ता। बड़ा असर इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि ये रूटीन लेवल पे हो रहा है, कोई भी इंसान इन फैसलों को ले सकता है, ठीक है। समझ गए। यहाँ पे जो आपके नॉन प्रोग्राम डिसीजन है ये भी एक तरह के रूटीन डिसीजन की तरह ही हो सकता है, लेकिन जो आपके प्रोग्राम्ड डिसीजन है ये एक तरह से रूटीन प्रॉब्लम से निपटने के लिए ही होते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम डिसीजन और रूटीन डिसीजंस काफ़ी हद तक आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। फिर आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के ऊपर। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वो होते हैं जो कि मेरी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा असर डाल सकते हैं। मेरी कंपनी किस तरह की मार्केटिंग पॉलिसी फॉलो करेगी, मेरी कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट बनाएगी, ये ऐसे फैसले हैं जो कि ये डिटरमाइन करेंगे लॉन्ग टर्म में मेरी कंपनी को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो इस तरह के फैसलों को स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कहा जाता है जो कि हायर लेवल पे लिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज डिटरमाइन करते हैं और इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में हमेशा हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, रूटीन डिसीजंस के अंदर उतना हाई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो दो तरीके देखे हमने डिसीजंस को क्लासिफाई करने के, एक प्रोग्राम्ड, नॉन प्रोग्राम्ड, और दूसरा तरीका देखा हमने रूटीन और स्ट्रेटेजिक। रूटीन जो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए लेते रहते हैं हम, और स्ट्रेटेजिक जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी बड़ी लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज को अफेक्ट करने के लिए लेते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका है क्लासिफिकेशन का, ऑपरेशनल डिसीजंस एंड पॉलिसी डिसीजंस। ऑपरेशनल डिसीजन होते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो कि रिपीटेटिव नेचर की है, ईजी है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस शॉर्ट टर्म के हैं, उस तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो हम फैसले लेते हैं उनको ऑपरेशनल फैसले कहते हैं। ये काफ़ी हद तक आपको रूटीन डिसीजंस की तरह ही लगेगा, ठीक है। तो आपको अभी इस एग्जाम के लिए सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से प्रॉब्लम के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो ऑपरेशनल आपके रूटीन के जैसा ही आपको देखने को मिलेगा, लोअर लेवल पे लिया जाता है, रिपीटेटिव नेचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि आसान है, जिनका असर बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ऑपरेशनल डिसीजंस आपके फैक्ट्स पर लिए जाते हैं, ठीक है, फैक्ट्स पर आप डिसीजन ले लोगे। ऑपरेशनल डिसीजन में क्या आएगा, मेरी कंपनी के अंदर बिस्किट बनते हैं, बिस्किट बनाने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है, तो कोई भी लोअर लेवल का इंसान ये फैसला ले सकता है कि रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है तो 10 किलो आटा मंगा लो, 20 किलो चीनी मंगा लो और फिर वनीला एसेंस मंगा लो, ठीक है, 5 किलो वनीला एसेंस मंगा लो। ये रूटीन लेवल पर ले लिए जाते हैं, ठीक है। अपनी कंपनी को ऑपरेशनल रखने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। इजी फैसले, सबको पता है रॉ मटेरियल चाहिए तो ये फैसला आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं। पॉलिसी डिसीजन, जैसा नाम वैसा काम। पॉलिसी डिसीजन का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से पर्टेन करता है। फॉर एग्जांपल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लीव पॉलिसी कैसी होंगी, ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय को छुट्टी लेनी है तो वो किस पॉलिसी को फॉलो करेगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, तो हमारे टॉप मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रॉफिट को दोबारा से इंक्रीज करने के लिए किस तरह का फैसला हमें लेना है। तो हम हो सकता है अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर दें, हम अपनी मार्केटिंग पॉलिसी चेंज कर दें कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट कर रहे हैं। तो पॉलिसी डिसीजंस हायर लेवल पे लिए जाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से डील करते हैं। ये डिफिकल्ट होते हैं और इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर आप अपने लीव की पॉलिसी को बहुत ही रिलैक्स कर दोगे तो आपके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ लेने लगेंगे, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो पॉलिसी डिसीजंस इनको कहा जाता है। फिर आते हैं पर्सनल डिसीजन। अगली क्लासिफिकेशन जो है वो पर्सनल डिसीजंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। पर्सनल डिसीजन जो एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर लेता है। मैं आज क्या खाना खाऊंगा, मैं आज बीवी को कहाँ घुमाने ले जाऊंगा, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। इसका मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरे ऊपर असर पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन वो होते हैं जो कि एक इंसान अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर लेता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। पर्सनल डिसीजंस लिए जाते हैं पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरे खुद की पर्सनल लाइफ के डिसीजंस हैं। फिर आ जाते हैं अगली क्लासिफिकेशन है इंडिविजुअल डिसीजंस एंड ग्रुप डिसीजन। इंडिविजुअल डिसीजन यानी कि ये फैसले वो हैं जो कि एक सिंगल इंसान ले लेता है। ज़्यादातर जब सिंगल इंसान कोई फैसले लेता है तो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस नहीं दिलवाए जाते। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में हमेशा आपको कंसल्टेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग कमिटीज़ बना दी जाती हैं। ये कमिटीज़ साथ में बैठती हैं और साथ में बैठ के डिसाइड करती हैं कि हमें किस तरह का फैसला लेना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ग्रुप डिसीजन की कैटेगरी के अंदर आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल खुद से भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना चाहे, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिसीजंस ज़्यादातर रूटीन डिसीजंस होते हैं, इसीलिए यूजुअली लगाया हुआ है, ठीक है। और इसको सिर्फ कोई भी एक इंडिविजुअल ले लेता है, बहुत ज़्यादा इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के चांसेस कम होते हैं। ग्रुप डिसीजंस को एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लेते हैं, ग्रुप बना दिया, जैसे कोई कमिटी बना दी, और इस कमिटी के अंदर सारे के सारे लोग बैठेंगे और फैसला लेंगे। इसके अंदर ढेर सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कमिटी सिस्टम, ठीक है। अगला क्लासिफिकेशन का तरीका है माइनर डिसीजंस। जो भी डिसीजन लोअर लेवल पे लिए जा रहे हैं वो माइनर डिसीजन, जो हायर लेवल पे लिए जा रहे हैं उन्हें हम मेजर डिसीजन के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं डिसीजन मेकिंग के दो और क्लासिफिकेशन। एक है रिएक्टिव डिसीजन और प्रोएक्टिव डिसीजन। मान लीजिए कोई इंसान है, वो टॉप लेवल पे बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है, अभी तक नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यहीं पे ही एक प्रोएक्टिव डिसीजन ले लेगा। एक ऐसा डिसीजन जो कि फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम अकर ही ना हो पाए, ठीक है। तो इस तरह के डिसीजंस को हम प्रोएक्टिव डिसीजन के नाम से जानते हैं, जो कि फ्यूचर प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो प्रोएक्टिव डिसीजंस कौन से हो जाएंगे? डिसीजंस टेकन इन एंटीसिपेशन ऑफ अ प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए पहले से ही फैसला ले लो, यानी कि बिफोर प्रॉब्लम अकर्स। ये प्रॉब्लम को अकर होने से ही प्रिवेंट करता है। ये एक प्रोएक्टिव के दूसरे नाम भी हैं, इसको रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। ये फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे को देख रहा है, ठीक है। बैठे हम यहाँ पे हैं, लेकिन हम फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। रिएक्टिव कौन से होते हैं? जब प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, अब इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, उसको रिएक्टिव डिसीजंस कहा जाता है। रिएक्टिव डिसीजन प्रॉब्लम के होने के बाद होती है, और क्योंकि प्रॉब्लम ऑलरेडी अकर हो चुकी है, इसीलिए जो भी इंसान रिएक्टिव डिसीजन मेकिंग ले रहा होता है उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। बहुत प्रेशर है, क्योंकि प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। कौन से डिसीजन ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं? प्रोएक्टिव डिसीजन अच्छे माने जाते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोएक्टिव डिसीजंस ले? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव डिसीजंस भी लेती है और रिएक्टिव डिसीजंस भी लेती रहती है। फिर डिसीजन लेने के दो तरीके और होते हैं, एक होता है इंट्यूटिव तरीका और दूसरा रेशनल तरीका। इंट्यूटिव तरीका बेस्ड होता है लॉजिक के ऊपर, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर और एनालिसिस के ऊपर। आपके सामने ऑल्टरनेटिव है, अब किस ऑल्टरनेटिव से क्या आउटकम हो सकता है, ये जानने के लिए आप ढेर सारा डेटा इकट्ठा करोगे, और इस डेटा के बेसिस पर आप उस आउटकम को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे। तो आप सारे ऑल्टरनेटिव्स के लिए यही काम करोगे, सारे ऑल्टरनेटिव के लिए यही काम करने वाले हो। तो रेशनल डिसीजन मेकिंग जो है वो डेटा के ऊपर बेस्ड होती है, ताकि आप बेस्ट सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर पाएं, ठीक है। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, आपकी गट फीलिंग कह रही है कि मेरे को ये फैसला लेना चाहिए और आपने वो फैसला ले लिया। इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर आप बिना कॉन्शियस थॉट के, बिना लॉजिकल रीजनिंग के फैसला लेते हो इंट्यूटिव डिसीजंस के अंदर। तो कई बार आपने देखा होगा ना कि यार मेरा मन कर रहा है मैं मुंबई चला जाऊं, कुछ अच्छा होने वाला है, ये आपकी गट फीलिंग है। आप अपनी हंचेस के ऊपर, इंट्यूशन के ऊपर और गट फीलिंग के ऊपर ये फैसले ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंट्यूटिव डिसीजन हमेशा इरेशनल हो, कई बारी इंट्यूटिव डिसीजंस भी रेशनल निकल आते हैं और उनसे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। डेनियल कानमैन का आप नाम याद रखेंगे। डेनियल कानमैन कहते हैं कि दो तरह के फैसले लिए जा सकते हैं, या तो रेशनल या फिर इंट्यूटिव। डेनियल कानमैन कहते हैं हर एक इंसान के दो माइंड होते हैं। माइंड वन,
माइंड वन वो होता है जो कि बहुत ज़्यादा थॉट नहीं देता प्रॉब्लम के ऊपर और वो अपनी गट फीलिंग के ऊपर रिलाय करता है। अब क्योंकि वो गट फीलिंग के ऊपर रिलाय कर रहा है तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरा होता है आपका माइंड टू। माइंड टू रेशनल माइंड होता है। रेशनल माइंड हमेशा चीज़ों को एनालाइज करके उसके बाद उसके ऊपर फैसला लेने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आपको स्पीड थोड़ी सी स्लो देखने को मिलती है। ठीक है, तो माइंड वन आपका इंट्यूटिव माइंड होता है, माइंड टू आपका रेशनल माइंड होता है। ठीक है, डेनियल कानमैन इसमें आप याद रखेंगे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। फिर होते हैं आपके रिसर्च बेस्ड डिसीजंस। रिसर्च बेस्ड डिसीजन वो होते हैं जो कि एविडेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। कोई रिसर्च हो रखी है, रिसर्च में प्रूव हो गया कि अगर आप ये फैसला लोगे तो इस फैसले का ये आउटकम होगा। आपको पता है कि ये फैसले का हर बार यही आउटकम होने वाला है, पहले भी यही हो चुका था रिसर्च में, तो आप एविडेंस के बेस पर फैसला ले रहे हो। इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि आपकी टीम के जो दूसरे मेंबर्स थे, आपके जो दूसरे स्टेक होल्डर्स थे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आप उन स्टेक होल्डर से कंसल्ट करोगे, कंसल्ट करने के बाद उनकी ओपिनियन जानोगे, ओपिनियन जानने के बाद आप कोई डिसीजन लोगे। अब रिसर्च जो है, मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम अराइज हुई, अब मैं इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए पहले रिसर्च करा रहा हूँ, ढेर सारा डेटा कलेक्ट करवा रहा हूँ। रिसर्च करने में ही 1 महीना लग गया, फिर डेटा कलेक्ट हुआ, उस डेटा को एनालाइज करने में 1 और महीना लग गया। तो रिसर्च बेस्ड डिसीजंस जो होते हैं वो स्लो होते हैं एज कंपेयर टू इंटरैक्टिव डिसीजन। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम अराइज हुई, मैं जल्दी से सारे स्टेक होल्डर्स को एक कमरे में बुलाऊंगा, उनसे उनकी ओपिनियन लूंगा, ओपिनियन लेने के बाद देखेंगे कि क्या फैसला लिया जा रहा है, और ये फैसला ईजी होता है, जल्दी हो जाता है। रिसर्च बेस्ड डिसीजन में कई बार टाइम लगता है। अब देखिए ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता दूं तो आप सोचेंगे कि फिर तो ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा रिसर्च बेस्ड डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एविडेंस आपके सामने आ गया। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, फैसला लेना बड़ा ही स्लो है। हो सकता है कई बार ऐसी कंडीशंस एग्जिस्ट करें जिसमें आपके पास टाइम ना हो रिसर्च कराने का, आपको तुरंत फैसला लेना हो, तो उसमें आपको इंटरैक्टिव फैसला लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी की सारी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं आपके 2 और क्लासिफिकेशन डिसीजन मेकिंग की। एक है अपॉर्चुनिटी डिसीजंस और दूसरी है प्रॉब्लम डिसीजंस। अपॉर्चुनिटी डिसीजंस का मतलब है ये फैसले लिए जाते हैं किसी डिजायरेबल सिचुएशन को मैक्सिमाइज करने के लिए। मुझे समझ में आ रहा है कि कोविड पेंडेमिक आ गया, हर एक इंसान अब ऑनलाइन रहेगा, घर पे रहेगा। ऑनलाइन रहेगा, घर पे रहेगा, यानी कि वो क्लासरूम में फिजिकली नहीं आ सकता। क्लासरूम में फिजिकली नहीं आ सकता तो यह मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं जल्दी से अपना ऑनलाइन सेटअप लगा लूं तो मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर सकता हूं। तो इस प्रॉब्लम के अंदर भी मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। अपॉर्चुनिटी क्या थी कि ऑनलाइन फील्ड बहुत तेजी से इंक्रीज होने वाली है, तो मैं ऑनलाइन सेटअप जल्दी से कर लूं। मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इंडिया के अंदर मिलेट्स को, ज्वार, रागी, बाजरा को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग आज की डेट में। ये एक अपॉर्चुनिटी है। लोग अगर मिलेट्स को प्रेफर कर रहे हैं तो मिलेट्स की डिमांड इंक्रीज हो रही होगी, तो क्यों ना मैं मिलेट के अराउंड अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लूं और मैं मिलेट की सप्लाई प्रोवाइड करने लग जाऊं। डिमांड इंक्रीज हो रही है और मैं उसकी सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरे को बेनिफिट होने लग जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी डिसीजंस किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए होते हैं। कोई डिजायरेबल कंडीशन हुई है, उस डिजायरेबल कंडीशन पे काम करने के लिए होती है। जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, कोविड एक डिजायरेबल सिचुएशन नहीं है, कोविड एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से एक डिजायरेबल सिचुएशन ये आई है कि लोग अब ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा देख रहे हैं, तो मैंने ऑनलाइन सेटअप लगा लिया, तो मैंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। प्रॉब्लम डिसीजंस क्या होते हैं? प्रॉब्लम डिसीजंस होते हैं कि मेरे सामने कोई अनडिजायरेबल सिचुएशन आई है, कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं जो भी फैसले लूंगा वो आपके प्रॉब्लम डिसीजंस कहलाए जाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी डिसीजन डिजायरेबल सिचुएशन को ग्रैब करने के लिए होती है और प्रॉब्लम डिसीजंस अनडिजायरेबल सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए होती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के आपके डिसीजन मेकिंग होती हैं। तो ये सारी की सारी टाइप्स की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी, तो वो सारी डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी है। अब अगला हम देखते हैं रेशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि रेशनैलिटी का क्या मतलब है और इर्रेशनैलिटी का क्या मतलब है। रेशनैलिटी का मतलब है जिसके अंदर आप दिमाग लगा के सही फैसला लेने की कोशिश कर रहे हो। ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, इमोशंस के ऊपर बेस्ड नहीं होता। इमोशंस या फिर बायसेस के ऊपर बेस्ड नहीं होता है। ठीक है, आपके फैक्ट के अकॉर्डिंग जो आप फैसले लेंगे। तो जो रेशनल डिसीजन मेकिंग होती है इसके अंदर एनालिसिस और रीजनिंग इन्वॉल्व होती है। इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस है कि आप पहले अपने गोल्स को डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढेंगे कि आपके सामने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या क्या चॉइसेस हैं और उन ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करके
फिर आप बेस्ट ऑप्शन को चूज करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी रेशनल डिसीजन मेकिंग होती है। रेशनल डिसीजन मेकिंग को हम जो डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। IDC आप याद रखेंगे। आई होती है आपकी इंटेलिजेंस एक्टिविटी। इंटेलिजेंस एक्टिविटी का मतलब है कि आप पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन या फिर डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, इन ऑल्टरनेटिव्स पे जो भी डेटा आप ढूंढ पाएंगे वो डेटा आप ढूंढने की कोशिश करेंगे हर एक ऑल्टरनेटिव का। फिर उस ऑल्टरनेटिव से क्या क्या आउटकम आ सकते हैं वो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली होती है आपकी इंटेलिजेंस एक्टिविटी, जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी होती है आपकी डिजाइन एक्टिविटी। डिजाइन एक्टिविटी के अंदर आप किस बेसिस पर फैसला लेना चाहते हैं उस क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि आपका क्राइटेरिया हो सकता है कि जो भी चॉइस मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकती है, मैं उस बेसिस पर फैसला लूंगा। हो सकता है कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहे कि मैं वो चॉइस चूज करूंगा जिसमें मेरे एम्प्लॉयज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो जो भी चॉइस एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम बेनिफिट देगी मैं वो चॉइस चूज करने वाला हूँ। हो सकता है कोई तीसरी ऑर्गेनाइजेशन बोले कि जिस चॉइस से एनवायरमेंट पॉल्यूशन सबसे कम होगा मैं उस चॉइस को चूज करूंगा। यानी कि कोई ना कोई तो आपको क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फैसला लेने का। इसको डिजाइन एक्टिविटी कहते हैं। एंड देन आपकी चॉइस एक्टिविटी होती है। चॉइस एक्टिविटी में आप एक ऑल्टरनेटिव को चूज कर लेते हैं। तो इसीलिए रेशनल डिसीजन मेकिंग में IDC इन्वॉल्व होता है, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिजाइन एक्टिविटी एंड चॉइस एक्टिविटी। रेशनल डिसीजन मेकिंग कुछ चीजों को एज्यूम करके चलता है। ठीक है, इसके ऊपर अभी हमें डिस्कस करना है। एज्यूम क्या कर रहा है? रेशनल डिसीजन मेकिंग ये मान के चलता है कि जितने भी लोग फैसला ले रहे हैं वो रेशनल लोग हैं, यानी कि ये लोग बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। ये ऐसा फैसला लेंगे जिसमें इनको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और इनकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। यानी कि इंसान को क्या मान रखा है कि इंसान एक इकोनॉमिक मैन है। ठीक है, यहां पे एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। 2 तरह के इंसान होते हैं, इकोनॉमिक मैन एंड सोशल मैन। ठीक है, इकोनॉमिक मैन ये माना जाता है कि इकोनॉमिक मैन प्योर रेशनल मैन है, प्योरली रेशनल मैन। ये अपना हर एक फैसला बेस्ट फैसला लेता है। ये हर एक फैसला वो लेता है जिससे उसको बेस्ट आउटकम मिलने वाला है। इकोनॉमिक मैन का माना जाता है कि ये इमोशंस को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करता फैसले लेने में, यानी कि इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट जीरो होती है। वहीं पर जो सोशल मैन होता है, सोशल मैन को इर्रेशनल माना जाता है। ये माना जाता है कि जो सोशल मैन ऐसा फैसला लेगा जो कि प्योरली इमोशंस के ऊपर बेस्ड होगा, ना कि फैक्ट्स के ऊपर। ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं, ये इमोशंस के ऊपर बेस्ड वो लेते हैं, फैसले लेते हैं। तो अगर मैं एक स्पेक्ट्रम बना दूं जिसमें एक तरफ ऐसा आदमी है जो इमोशंस की बिल्कुल नहीं सुनता और पूरी की पूरी फैक्ट्स की सुनता है, दूसरी तरफ दूसरा आदमी है जो कि सिर्फ और सिर्फ इमोशंस की सुनता है, फैक्ट्स की बिल्कुल भी नहीं सुनता। ठीक है, तो एक तरफ आपका इकोनॉमिक मैन आ जाएगा और स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ आपका सोशल मैन आ जाएगा। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जो भी इकोनॉमिक मैन है वो हमेशा रेशनल डिसीजन लेगा जिसमें मैक्सिमाइज करेगा वो अपने बेनिफिट को और कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा। ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो भी रेशनल डिसीजन ले रहा है उसके पास हर एक चॉइस की फुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। पीपल हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू देम। दे हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटकम्स देयर ऑल्टरनेटिव्स आर गोइंग टू अचीव। ठीक है, कि उनके पास हर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एज्यूम किया जाता है कि ये जो इंसान है, इस इंसान की कॉग्निटिव यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है। इसकी कॉग्निटिव एबिलिटी इतनी अच्छी है कि वो हर एक ऑल्टरनेटिव को अच्छे से एनालाइज कर सकता है, हर एक फैक्ट को, हर एक डेटा को अच्छे से एनालाइज कर सकता है। उसके पास इतना टाइम है कि वो हर एक ऑल्टरनेटिव को एनालाइज कर पाएगा, हर एक फैक्ट को समझ पाएगा। उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो डेटा को अच्छे से कलेक्ट कर लेगा और फिर उसके बाद ये जो आपका रेशनल आदमी है ये रेशनल डिसीजन लेगा जिसमें वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करेगा। ठीक है, तो ये जो अजम्पशंस मानी जा रही हैं, इस अजम्पशन में आपको खुद एक प्रॉब्लम दिखाई दे गई होगी। क्या प्रॉब्लम है? क्या हर एक इंसान, हमने कहा रेशनल डिसीजन मेकिंग की 3 एक्टिविटियां IDC, क्या हर एक इंसान हर एक डेटा कलेक्ट कर सकता है? क्या उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि अवेलेबल ही नहीं होती। जब वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है तो वो सही से उसको एनालाइज कर ही नहीं पाएगा। दूसरा, डिसीजन मेकिंग का जो क्राइटेरिया है
क्या क्राइटेरिया चूज करने में एक इंसान अपने इमोशंस को बिल्कुल ही खत्म कर सकता है? इंसान के अंदर इमोशंस भी हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। और फिर उसके बाद आती है चॉइस एक्टिविटी, जिसमें वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करेगा। पर क्या इंसान हमेशा बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है हमारे सामने 3 ऑल्टरनेटिव है या 4 ऑल्टरनेटिव है, इसमें से ये जो तीसरा ऑल्टरनेटिव है ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, लेकिन किसी सर्कमस्टांस की वजह से वो ये ऑल्टरनेटिव चूज नहीं कर पा रहा। ठीक है, बेस्ट यही है, यानी कि अगर रेशनल आदमी होता तो वो इसको चूज करता, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो इसको चूज नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा? वो हो सकता है सेकंड बेस्ट को चूज करने की कोशिश करे, हो सकता है कंडीशन सेकंड बेस्ट को भी चूज ना करने दे तो वो थर्ड बेस्ट ऑप्शन को चूज करेगा। तो लाइफ के अंदर जब हम देखते हैं तो लाइफ के अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि ना तो कोई भी इंसान प्योरली इकोनॉमिक मैन हो सकता है, ना ही कोई इंसान प्योरली सोशल मैन हो सकता है। प्योरली इकोनॉमिक मैन कंप्लीटली रेशनल डिसीजन लेगा, वो हर बारी बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करेगा, जबकि जो सोशल मैन होता है वो प्योरली इररेशनल होता है और वो हर बारी इमोशनल डिसीजन लेगा। जबकि रियलिटी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि इंसान इस पूरे स्पेक्ट्रम के बीच में कहीं पे लाई करता है, जहां पे वो फैक्ट्स को तो एनालाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बारी इमोशंस भी सामने आ जाते हैं, जहां पे हो सकता है कि हर एक ऑल्टरनेटिव का हर एक डेटा अवेलेबल भी ना हो। तो ये जो आदमी है, ये आदमी बेस्ट सॉल्यूशन नहीं लेगा, ये वो सॉल्यूशन लेता है जो कि उस कंडीशन में सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा है, एक बारी फिर से इस चीज को फिर से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। डिसीजन मेकिंग को ये माना जाता था, डिसीजन मेकिंग की जो फील्ड है वो बेसिकली इकोनॉमी से जुड़ी हुई है, कि इकोनॉमी में इंसान ऐसे फैसले लें, ऐसी चॉइसेस को चूज करें, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स को चूज करें जिसमें उनको मैक्सिमम आउटपुट या फिर मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो इसके अंदर ये माना जाता था कि जो इकोनॉमिक मैन होगा उसके पास सारा डेटा अवेलेबल होगा, वो हर एक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फैक्ट के ऊपर ही फैसला लेगा, इमोशंस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगा, और फिर उसके बाद वो हमेशा बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करेगा। ठीक है, वहीं पे जो सोशल मैन था वो इसका बिल्कुल अपोजिट था, जो कि इमोशंस के ऊपर फैसला लेता है। ठीक है, रियलिटी में ये देखा गया कि इंसान ना तो प्योरली इकोनॉमिक मैन है, ना ही प्योरली सोशल मैन है, वो बीच में कहीं पे लाई करता है, जहां पे वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा डेटा उसको मिल जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डेटा उसको मिल जाए, जितना उसकी समझ में आएगा उतना वो फैक्ट्स को समझने की कोशिश करेगा, थोड़े बहुत इमोशंस भी उसके डिसीजंस के अंदर रिफ्लेक्ट होने चालू हो जाते हैं। फिर उसके बाद कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब बेस्ट ऑल्टरनेटिव पता होने के बावजूद भी वो उस ऑल्टरनेटिव को चूज नहीं कर सकता, तो उस केस में वो सिर्फ ऐसी कोई चॉइस ले लेगा जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने वाले जो फैसले होते हैं वो ऑप्टिमम फैसले नहीं होते, वो सिर्फ उस कंडीशन के लिए लिए जा रहे हैं। ठीक है, बेस्ट डिसीजन नहीं है, लेकिन उस कंडीशन के लिए वो ठीक है, उस काम चल जाएगा। तो इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी। ये कॉन्सेप्ट दिया था हर्बर्ट साइमन ने बाउंडेड रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। एक बारी रेशनल डिसीजन मेकिंग देख लीजिए, फिर उसके बाद हर्बर्ट साइमन पे चलते हैं जहां से आप क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, रेशनल डिसीजन मेकिंग हमेशा एनालिसिस और रीजनिंग पर बेस्ड होती है। 3 एक्टिविटियां, इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस। इंटेलिजेंस में डेटा कलेक्ट हो रहा है, चॉइस में डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया सेलेक्ट किया जा रहा है, और चॉइस के अंदर कोई एक ऑल्टरनेटिव चूज कर लिया जा रहा है। यह माना जाता है कि रेशनल डिसीजन मेकिंग विल ऑलवेज चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अजम्पशंस क्या क्या होती हैं रेशनल डिसीजन मेकिंग की, कि इंसान जो है वो प्योरली रेशनल है, वो बिल्कुल भी इमोशनल इंसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंसान रेशनल है, और रेशनल इंसान हमेशा वो चीज चूज करेगा जिसमें उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और कॉस्ट मिनिमाइज होगी। एक और चीज अज्यूम की जाती है कि जनता जो है, लोग जो हैं, जो फैसले ले रहे हैं, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी है, उनके पास इतनी सोचने समझने की इतनी कॉग्निटिव एबिलिटी है, टाइम है और रिसोर्सेज है कि वो हर एक ऑल्टरनेटिव को अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस उनका कर पाए, और फिर उसके बाद इंसान हमेशा बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करेगा। ये रेशनल डिसीजन मेकिंग होती है। वहीं पे हर्बर्ट साइमन आता है और वो कहता है कि ये जो आपका क्लासिक इकोनॉमिक थ्योरी है, जो रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल है, उसको क्लासिक इकोनॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अब क्लासिक इकोनॉमिक थ्योरी में थोड़ा सा और आपको बताता हूं। देखो, इकोनॉमिक मैन को माना जाता है कि ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हमेशा अपने बेस्ट इंटरेस्ट में फैसला लेगा, ये इमोशंस के ऊपर फैसला नहीं लेगा।
वहीं पे सोशल मैन को माना जाता है कि ये एक सोशल आदमी है, ये एक ग्रुप में रहता है, और ग्रुप के अंदर जब इंसान रहते हैं तो वो फैक्ट के ऊपर नहीं, वो इमोशंस के ऊपर फैसले लेते हैं, इमोशंस के ऊपर फैसले लेते हैं। तो जो इकोनॉमिक मैन है वो फैक्ट के ऊपर फैसला लेगा, तो इनका हमेशा रेशनल बिहेवियर देखने को मिलता है, और जो सोशल आदमी है वो हमेशा इररेशनल बिहेवियर दिखाएगा, इररेशनल बिहेवियर। ठीक है, अब क्लासिक इकोनॉमिक थ्योरी एटॉमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म की बात करती है। इस टर्म का मतलब है कि एक सिंगल आदमी है, वो सोसाइटी में बाकी लोगों से अफेक्ट नहीं हो रहा। एटॉमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म यानी कि सोसाइटी के बाकी लोगों के साथ वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक मैन है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इकोनॉमिक मैन हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहता है, और वो रेशनल बिहेवियर दिखाएगा। ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन ने ये जो क्लासिक इकोनॉमिक थ्योरी थी जिसके अंदर ये 3 चीजें मान के चलते हैं हम, इन 3 चीजों को हर्बर्ट साइमन ने चैलेंज किया। हर्बर्ट साइमन ने कहा कि डिसीजन मेकिंग का मतलब है, हर्बर्ट साइमन ने कहा डिसीजन मेकिंग का मतलब है गुड इनफ डिसीजन लेना। ठीक है, इकोनॉमिक मैन कैसे डिसीजन ले रहा है? बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज कर रहा है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव। लेकिन साइमन की बाउंडेड रेशनैलिटी कहती है कि हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव हर बारी चूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हो सकता है इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो सकता है हमारे डिसीजन मेकिंग के क्राइटेरिया में इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएं, हो सकता है कि हम किसी भी वजह से बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज नहीं कर पा रहे। तो जो बाउंडेड रेशनैलिटी है वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज नहीं करती, वो गुड इनफ ऑल्टरनेटिव को चूज करती है। ऐसा ऑल्टरनेटिव जो फिलहाल के लिए काम चला देगा, ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन की जो डिसीजन मेकिंग है, इट इज अबाउट अचीविंग आउटकम्स दैट आर गुड इनफ आउटकम मिल जाए, भले ही बेस्ट आउटकम ना मिले। गुड इनफ आउटकम क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये आउटकम लिमिटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, ये बहुत सारी चीजों के इंटरेस्ट को बैलेंस करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक मैन सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल की तरह सोचता है, सोशल मैन सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप की तरह सोचता है, लेकिन रियलिटी में इंसान यहां पे कहीं लाई कर रहा है जिसमें वो इंडिविजुअल की तरह भी सोचेगा, और इन ग्रुप का इन्फ्लुएंस भी, बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। वो अपने इंटरेस्ट को भी मैक्सिमाइज करेगा और अपने इंटरेस्ट को दूसरों के इंटरेस्ट के साथ बैलेंस करेगा, मैक्सिमाइज नहीं, बैलेंस करता है। ठीक है, तो गुड इनफ डिसीजंस बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे इंटरेस्ट को, बाकी लोगों के इंटरेस्ट को, हर एक चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो हो सकता है कि इस गुड इनफ डिसीजन को बेस्ट डिसीजन ना बोला जाए। ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन ने एक नई टर्म इजाद करी, नई टर्म को फॉर्मुलेट किया। टर्म थी सेटिस्फाइजिंग डिसीजंस। सेटिस्फाइजिंग डिसीजंस कौन से होते हैं? सेटिस्फाइजिंग डिसीजंस वो होते हैं जो कि उस टाइम के लिए प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर दे, और गुड इनफ है यानी कि उस प्रॉब्लम के लिए वो सफाइस हो, सफिशिएंट हो। ठीक है, तो सेटिस्फाइजिंग कौन से हो सकते हैं? सेटिस्फाइजिंग डिसीजंस कौन से होते हैं? जो कि प्रॉब्लम को सेटिस्फाई भी कर दे और उस टाइम के लिए वो गुड इनफ है। ये बेस्ट डिसीजंस नहीं होते हैं। सेटिस्फाइजिंग डिसीजंस आर ओनली गुड इनफ, नॉट बेस्ट डिसीजंस। बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी इंसान होते हैं जो फैसले ले रहे हैं, वो उन ऑप्शंस को चूज कर लेते हैं जो ऑप्शन एक्सेप्टेबल है। ठीक है, इकोनॉमिक मैन हमेशा वो ऑप्शन चूज करेगा जो कि बेस्ट है। ठीक है, सोशल मैन वो ऑप्शन चूज करेगा जो कि बाकी लोगों को पसंद है, यानी कि जो कि ग्रुप पसंद कर रही है। लेकिन बाउंडेड रेशनैलिटी वाला आदमी वो ऑप्शन चूज करता है जो कि एक्सेप्टेबल है। अगर किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा तो उसने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का कॉन्सेप्ट देखा होगा। जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, IAS ऑफिसर हो गए, सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन कहलाए जाते हैं। ये फैक्ट के ऊपर और इमोशंस, इन दोनों को बैलेंस करके फैसला लेते हैं। इनके फैसले हमेशा बेस्ट नहीं होते, लेकिन सेटिस्फाइजिंग होते हैं, यानी कि उस कंडीशन को वो सेटिस्फाई भी कर देंगे और सफाइस भी कर देंगे, सफिशिएंट फॉर दैट कंडीशन। ठीक है, तो पीपल जो है वो ज़्यादातर सिर्फ एक्सेप्टेबल डिसीजंस को चूज कर लेते हैं। तो लिमिटेशन क्या होती है रेशनल डिसीजन मेकिंग के ऊपर, आप समझ ही चुके होंगे। लोगों के पास हमेशा फुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो ज़रूरी नहीं है। लोगों के पास टाइम, उनके सोचने की एबिलिटी लिमिटेड होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जब ये चीज़ें लिमिटेड हैं तो वो पूरी तरह से ऑल्टरनेटिव्स के आउटकम को, ऑल्टरनेटिव से जुड़े हुए एनालिसिस को पूरी तरह से नहीं कर पाते। रेशनल डिसीजंस इमोशनल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते, जबकि इंसान जो है वो इमोशंस के साथ भी फैसले लेता है। सेटिस्फाइजर कौन होता है? सेटिस्फाइजर होता है वो इंसान जो कि नेसेसरी इम्परफेक्शंस को रिकॉग्नाइज करता है। सेटिस्फाइजर को पता है कि मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन कभी भी अवेलेबल नहीं हो सकती,
उसको पता है कि मेरे सोचने की भी क्षमता, मैं कोई आइंस्टाइन थोड़ी हूँ कि मैं जो सोचूंगा वो हमेशा सही होगा। कई बार मेरे सोचने की क्षमता में भी लिमिट है। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक ऑल्टरनेटिव को अच्छे से एनालाइज कर पाऊँ। ठीक है, मैं भी एक सोसाइटी में रहने वाला इंसान हूँ, मेरे अंदर भी इमोशंस होंगे। तो सेटिस्फाइजर इन सभी इम्परफेक्शंस को रिकॉग्नाइज करता है कि ये इम्परफेक्शंस नेसेसरी हैं। मैं जब तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों को सेटिस्फाई नहीं करूंगा तब तक फैसले लेने का कोई फायदा ही नहीं है। तो सेटिस्फाइजर इन नेसेसरी इम्परफेक्शंस को रिकॉग्नाइज करके फैसला लेता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया इकोनॉमिक मैन कंप्लीटली इरेशनल है, सोशल मैन कंप्लीटली इरेशनल है, और सेटिस्फाइजर इन दोनों के बीच में कहीं पे आता है। ये बाउंडेड रेशनैलिटी फॉलो करता है। रेशनल तो है ये, लेकिन इसकी रेशनैलिटी कंप्लीट रेशनैलिटी नहीं है। इकोनॉमिक मैन की रेशनैलिटी कंप्लीट रेशनैलिटी। ठीक है, ना तो ये कंप्लीटली रेशनल है ना ही इरेशनल है। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ के आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बाउंडेड रेशनैलिटी। क्यों हो रही है बाउंडेड रेशनैलिटी? क्योंकि कॉग्निटिव लिमिटेशन है, सोचने की क्षमता के ऊपर लिमिटेशन है, इन्फॉर्मेशन हमेशा परफेक्ट हो जरूरी नहीं है, और टाइम कंस्ट्रेंट है। इन 3 लिमिटेशन की वजह से बाउंडेड रेशनैलिटी होती है, जिसकी वजह से हम बेस्ट डिसीजन की जगह सिर्फ सेटिस्फाइजिंग डिसीजंस ले लेते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप याद रखेंगे। अब जो अगली थ्योरी हम कर रहे हैं वो है आपकी प्रोस्पेक्ट थ्योरी, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। साइकोलॉजिकल थ्योरी, ये जो प्रोस्पेक्ट थ्योरी है, ये स्टडी करने के लिए बनाई गई थी कि इंसान जब डिसीजन लेते हैं तो उनके माइंड के अंदर कुछ परसेप्शन चल रहे होते हैं कि उनका जो फैसला है, इस फैसले से उन्हें क्या लॉस हो सकता है। एक्चुअली में लॉस नहीं हो रहा, ये उनका परसेप्शन है, क्या लॉस हो सकता है या फिर क्या गेन हो सकता है। ठीक है, तो लोग किस तरह से इस परसीव्ड लॉस और गेन को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते हैं, वो आपकी प्रोस्पेक्ट थ्योरी के अंदर आता है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। तो प्रोस्पेक्ट थ्योरी और उससे पहले जो थ्योरी एग्जिस्ट करती थी, एक बार उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, प्रोस्पेक्ट थ्योरी आने से पहले 1738 के अंदर डेनियल बर्नौली ने एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम था यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। तो डेनियल बर्नौली ने यह कहा था कि लोग अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करते हैं, और इसने ये एज्यूम किया था लोग रेशनल होते हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करेंगे। डेनियल बर्नौली लोगों के साइकोलॉजी को सही से नहीं समझ पाए थे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं, यानी कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते। ठीक है, तो पहले हम ये यूटिलिटी थ्योरी देखते हैं, उसके थोड़े से चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, फिर उसके बाद प्रोस्पेक्ट थ्योरी की चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिटेल के अंदर इसको हम देख रहे हैं। देखिए, यूटिलिटी थ्योरी क्या होती है? यूटिलिटी थ्योरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि लोग वो फैसले लेना चाहते हैं जिसके अंदर वो अपनी सेटिस्फैक्शन या फिर हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, जिसमें उन्हें मैक्सिमम हैप्पीनेस मिलेगी वो फैसले लेंगे। यानी कि अगर रेशनल आदमी है तो वो हमेशा बेस्ट डिसीजन लेगा अपनी सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, हमेशा वही ऑप्शन चूज किया जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उनको मिलती है। ठीक है, अब इसके अंदर यूटिलिटी थ्योरी ये कहती है कि जो यूटिलिटी है वो सब्जेक्टिव है। हर एक इंसान अपनी सेटिस्फैक्शन को अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करता है। किसी को लगता है कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो मैं ज़्यादा खुश हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मेरे को ज़्यादा टाइम मिल जाए तो मैं ज़्यादा खुश हूँ। तो हर एक इंसान के लिए सेटिस्फैक्शन अलग मतलब रखती है, और वो अपने डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग लेने की कोशिश करता है। यूटिलिटी थ्योरी ये मानती है कि हम यूटिलिटी को किसी तरह से मेजर कर सकते हैं, यानी कि यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन। अगर मेरे पास पैसा आ गया तो मेरी यूटिलिटी, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ मेरी यूटिलिटी 1 हो गई है, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मतलब किसी ना किसी तरह से मैं अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं चीज़ों को मेजर कर पाता हूँ तभी तो मैं उसको फैक्ट की तरह कंसिडर कर पाऊंगा। और यूटिलिटी थ्योरी ये मान के चलती है कि इंसान रेशनल है, वो हर एक फैसला फैक्ट के बेसिस पर लेता है। तो यूटिलिटी को एक मेजरेबल एंटिटी इसके अंदर माना जाता है। मैं सिर्फ वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हीं को ही आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता। आप अपनी सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, अगली चीज जो यूटिलिटी थ्योरी मानती है वो है मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने 10 चिप्स खाए, इन 10 चिप्स को खा के मेरे को जो सेटिस्फैक्शन मिली वो 10 मिल गई, मेरी यूटिलिटी 10 थी। अब जो मैं 11वां चिप्स खाऊंगा, यानी कि एक और चिप जब मैं खाऊंगा, ठीक है, मैं लेस चिप्स की बात कर रहा हूं, अगर मैंने एक और चिप्स खा लिया तो मेरी जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश हो जाएगी। यानी कि जब मैं ज्यादा चीजों को कंज्यूम करता जाऊंगा, मेरी जो सेटिस्फैक्शन उससे डिराइव हो रही थी वो कम होती जाएगी। अगर मेरे सामने सिर्फ एक ही लड्डू है, बड़े दिनों से मैंने लड्डू नहीं खाया था, जब मैं इस लड्डू को खाऊंगा मेरी सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अब मैंने एक लड्डू खा लिया, उसके तुरंत बाद मेरे को एक और लड्डू दिया है, मेरी सेटिस्फैक्शन थोड़ी सी
अभी भी मैं सेटिस्फाई होऊंगा, मैं खुश होऊंगा, लेकिन मेरी खुशी पहले के मुकाबले थोड़ी कम हो जाएगी। अब मान लीजिए मेरे को तीसरा लड्डू भी दे दिया, तो अब तो मैं अपना सर ही पकड़ लूंगा कि यार खुशी तो छोड़ो, अब तो मोटापा ही बढ़ता जाएगा, कोई खुशी नहीं हो रही। यानी कि जब आप एक एक्स्ट्रा चीज को कंज्यूम करते हो तो आपकी जो यूटिलिटी उससे आप डिराइव कर रहे थे वो यूटिलिटी रिड्यूस होती चली जाती है। इसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। फिर यूटिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं, जो चीज आप मेजर कर सकते हो उसको कंपेयर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जो यूटिलिटी थ्योरी है वो इन सारी चीजों के ऊपर काम करती थी। यूटिलिटी थ्योरी में ढेर सारे आपको लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी। लिमिटेशन क्या है? पहला, इसके अंदर बहुत ही अनरियलिस्टिक अजम्पशंस की गई हैं। अनरियलिस्टिक अजम्पशन क्या है कि इसके अंदर जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, इंडिविजुअल पूरी तरह से रेशनल है। जो अभी रेशनल थ्योरी की अजम्पशन देखी थी वही सारी अजम्पशंस हैं। तो ये जो अजम्पशन होती है ये अनरियलिस्टिक होती है। इंडिविजुअल के पास सारी इंफॉर्मेशन हो जरूरी नहीं, वो हमेशा रेशनल होगा जरूरी नहीं है ये। ठीक है, दूसरा, यूटिलिटी थ्योरी बड़े आसानी से कह देती है कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी सेटिस्फैक्शन को किस तरह से नंबर्स में पुट करोगे। आप खुश हो, आप क्या बता पाओगे आपकी ये खुशी कितनी खुशी है? क्या आप इस खुशी को 10 नंबर दोगे या 9 नंबर दोगे? तो यूटिलिटी को नंबर में मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। तीसरी लिमिटेशन यूटिलिटी थ्योरी की ये थी कि यूटिलिटी थ्योरी रिस्क अवर्जन नेचर जो होता है इंसान का उसको बिल्कुल भी अकाउंट में नहीं लेती। तो बहुत बारी इंसान अपने फैसले सिर्फ सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने के लिए नहीं लेता, बल्कि वो फैसले इसलिए लेता है ताकि वो रिस्क ना ले, उसके ऊपर कोई भी रिस्क ना हो। वो सर्टेनिटी, इंसान जो है वो सर्टेनिटी चाहता है, अनसर्टेनिटी नहीं चाहता। ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये यूटिलिटी थ्योरी नहीं समझती। यूटिलिटी थ्योरी सोशल फैक्टर्स को नहीं समझती, वो इंसान को एक रेशनल इंसान समझती है कि ये पूरे के पूरे फैसले फैक्ट पे ले लेगा। लेकिन जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, जो ग्रुप हैं, दूसरे लोगों की हमसे जो उम्मीदें हैं, उसके बेसिस पर भी हम डिसीजंस लेते हैं, जिसको यूटिलिटी थ्योरी बिल्कुल भी नहीं समझ पाती। यूटिलिटी थ्योरी नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स जो होते हैं, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स मतलब जिससे पैसा नहीं आ रहा, उन फैक्टर्स को इग्नोर कर देती है। जैसे कि मेरे डिसीजन से मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशंस कैसे होंगे, ये एक इमोशनल फैक्टर है। मेरे इस फैसले से मेरी इमेज कैसी जाएगी सोसाइटी के अंदर, ये भी एक इमोशनल फैक्टर है। हम बहुत सारे डिसीजन सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमें अपनी इमेज खराब नहीं करनी होती, हमें रिश्ते खराब नहीं करने होते। लेकिन यूटिलिटी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात करती रहती है और ये उसकी एक वो हो जाती है, लिमिटेशन हो जाती है। ठीक है तो ये तो थी यूटिलिटी थ्योरी। किसने दी थी? ये दी थी आपके डेनियल बर्नौली ने दी थी। लगभग डेनियल बर्नौली की यूटिलिटी थ्योरी 1738 से लेके लगभग 300 सालों तक हम इसी थ्योरी को फॉलो करते रहे और इसी थ्योरी के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग लोगों को पढ़ाते रहे। लेकिन फिर उसके बाद आती है आपकी प्रोस्पेक्ट थ्योरी, जिसको दो आदमियों ने मिलकर बनाया था। एक का नाम है डेनियल कानेमन और दूसरे आपके अमोस त्रेवेस्की। ये 1979 के अंदर इन्होंने थ्योरी को प्रोपाउंड करना चालू किया और इसकी फाइनल शेप 1992 में आती है। इस थ्योरी के लिए डेनियल कानमैन को नोबेल मेमोरियल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स भी मिला था। नोबेल मेमोरियल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स भी डेनियल कानमैन को मिला था फॉर प्रोस्पेक्ट थ्योरी। ठीक है, इसका बेसिक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि आप किस तरह से डिसीजन ले रहे हैं। तो प्रोस्पेक्ट थ्योरी ये कहता है कि लोग डिसीजन इस बेसिस पर लेते हैं कि उन्हें क्या लग रहा है कि उन्हें कितना लॉस और कितना गेन हो सकता है। वो फाइनल आउटकम नहीं देखते कि उनके डिसीजन का फाइनल आउटकम क्या होगा, कंसीडर करेंगे, लेकिन ज्यादा कंसीडरेशन वो किसको देते हैं कि उन्हें कितनी प्रोबेबिलिटी है लॉस की और कितनी प्रोबेबिलिटी है गेन की, और वो उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर, उस पोटेंशियल वैल्यू के बेसिस पर फैसला लेते हैं। ठीक है, ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो लोग हैं, लोग लॉसेस को लेके ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यानी कि ज्यादातर लोग ऐसे फैसले लेना चाहते हैं जहां पे उन्हें लॉस ना झेलना पड़े, भले ही उन्हें गेन ना हो, लेकिन वो ऐसे ऑप्शंस को चूज करेंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस नहीं होगी। ठीक है, कि उन्हें नुकसान नहीं होने वाला। यानी कि अगर लोगों के पास दो चॉइस हैं, एक चॉइस तो ये है कि वो कुछ रिस्क लें, अगर वो ये रिस्क लेते हैं तो इसके बाद उन्हें कोई भी लॉस नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी चॉइस है कि वो रिस्क ले रहे हैं और इस रिस्क को लेने के बाद उनको गेन होगा। तो ज्यादातर लोग ये वाला रिस्क लेना प्रेफर करते हैं जिनमें उनको बिल्कुल भी लॉस ना हो। ठीक है, अब ये जो प्रोस्पेक्ट थ्योरी है ये बात करता है एक वैल्यू फंक्शन की। इसमें एक कर्व को देखते हैं। देखिए, लोग जो है वो हमेशा लॉस को ज्यादा सीवियर कंसिडर करते हैं। प्रोस्पेक्ट थ्योरी के बारे में शुरुआत में क्या बताया था मैंने, ये थ्योरी है परसेप्शन की, कि आप किस तरह से परसीव कर रहे हैं अपने लॉसेस को और अपने गेन्स को। तो ये थ्योरी कहती है कि अगर हम एक कर्व बनाए, इस तरह से कर्व बनाए, तो जो हमारे गेन की खुशी होती है वो कुछ इस तरह से होती है।
ठीक है, स्लोली राइज हो रही है और एक पॉइंट के बाद गेन की खुशी जो है वो रिड्यूस होनी चालू हो गई। लेकिन जो लॉस का दुख होता है, लॉस का दुख इस तरह से होता है, यानी कि जब आपको लॉस होगा तो आप बहुत ही ज्यादा उसको फील करेंगे। देखिए, गेन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, गेन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसका इसलिए इसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा आपको फ्लैट की तरफ दिखाई दे रहा है। वहीं पर जो लॉस है उसका स्लोप बहुत ही स्टीप है, बहुत स्टीप, यानी कि आपको लॉस होगा तो आपको ज़्यादा बुरा लगता है। तो आपकी ये जो थ्योरी है, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, ये कहती है कि लॉस के साथ ज़्यादा इमोशंस अटैच्ड होते हैं। तो हर एक इंसान लॉस को अवॉइड करना चाहता है, लॉस को अवर्स रहना चाहता है, ठीक है, लॉस अवर्जन वो रखना चाहता है। ठीक है, अब इसके मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या, मान लीजिए एक इंसान है, इस इंसान से बोला गया कि तू 50 रुपये ले ले, तू 50 रुपये ले ले। दूसरा इंसान है, दूसरे इंसान से कहा गया कि तू 100 रुपये ले ले, लेकिन थोड़ी देर के बाद तेरे को 50 रुपये देने पड़ेंगे वापस। ठीक है, अब अल्टीमेट रिजल्ट देखा जाए तो ए के पास भी लास्ट में 50 रुपये, बी के पास भी लास्ट में 50 रुपये, लेकिन बी जो है वो ज़्यादा दुखी होगा। ज़्यादा दुखी क्यों हो रहा है वो? क्योंकि इसके अंदर लॉस इन्वॉल्व है, इसके अंदर लॉस इन्वॉल्व हो गया और लॉस के साथ ज़्यादा इमोशंस अटैच्ड होते हैं। देखिए, फाइनल रिजल्ट सेम है, लेकिन इसमें कोई भी लॉस इन्वॉल्व नहीं था, तो इसीलिए ज़्यादातर लोग सिर्फ ये चूज़ कर लेते हैं और इसको कम लोग चूज़ करते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल क्या, मान लीजिए ए है, ए से बोला गया कि आपका एक फैसला है, इस फैसले को अगर आप लेते हैं तो 100% चांस है कि आपको गेन होगा 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये का गेन मान लेते हैं। ठीक है, वहीं पे दूसरा ऑप्शन इसके सामने रखा गया कि अगर आप इस ऑप्शन को चूज करोगे तो आपके पास 50% चांस है गेन का, 50% चांस है लॉस का। 50% चांस है कि आपको गेन होगा 100 रुपये का और आपको लॉस होगा 100 रुपये का। तो इसके अंदर ज्यादातर लोगों ने, 85% लोगों ने ऑप्शन ए को चूज किया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लॉस का कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको प्योर गेन हो रहा है और वो उसको लेके चला जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पीपल वॉन्ट टू अवॉइड लॉस, यानी कि वो लॉस अवर्जन नेचर के होते हैं लोग। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या है, ए से बोला गया कि अगर आप कोई फैसला लेते हो तो उसमें 100% चांस है कि आपको लॉस होगा 50 रुपये का। ठीक है, आपको लॉस 50 रुपये का होगा। वहीं पे अगर आप दूसरा फैसला लेते हो तो इसमें 50% चांस है गेन का, 50% चांस है लॉस का। ठीक है, 50% चांस है गेन का, 50% चांस है लॉस का। आपको 50% चांस है कि आपको 1000 रुपये का गेन होने वाला है और आपको लॉस का चांस है कि आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप फैसला ए लेते हैं तो आपको 50 रुपये का नुकसान होने वाला है, 100% आपको लॉस होगा। ठीक है, और दूसरे चांस में क्या है, 50% चांस है कि आपको 1000 रुपये का गेन हो जाए या फिर आपको बिल्कुल भी गेन ना हो। सॉरी, 50 नहीं, 500 मान लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों ने इस ऑप्शन को चूज किया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सर्टेनिटी थी कि उनको लॉस होगा ही होगा। तो 69% ऑफ द पीपल चोज ऑप्शन बी, दे चोज ऑप्शन बी। अब इसी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि कई बारी लोग जो माइन्यूट डिफरेंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, उस माइन्यूट डिफरेंस को इग्नोर कर देते हैं, उसको डिस्काउंट कर देते हैं माइन्यूट डिफरेंसेस को। ठीक है, तो मान लीजिए ए डिसीजन लेने पे 25% चांस है कि 3000 रुपये का आपको वो होने वाला है, गेन होने वाला है। ठीक है, और अगर आप बी डिसीजन लेते हैं तो 23% चांस है कि आपको 4000 रुपये का गेन होने वाला है। ठीक है, अब देखो, गेन होने की प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है। गेन होने की प्रोबेबिलिटी, इसको 23 की जगह 20% मान लेते हैं। ठीक है, गेन होने की प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा है और गेन होने की प्रोबेबिलिटी इसमें कम है। लेकिन यहाँ पे जो आपको गेन हो रहा है वो 3000 रुपये का है, यहाँ पे जो गेन हो रहा है वो 4000 रुपये का है। तो इन सिचुएशन के अंदर लोग कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। तो इन छोटे डिफरेंस को लोग इग्नोर कर देते हैं और वो चांस लेते हैं इसकी तरफ। ठीक है, तो माइन्यूट जो वो होते हैं, देखिए, जो लॉस को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहते हैं वो क्या कहेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो मैं इसको चूज करूंगा। ठीक है, इसके अंदर 3000 रुपये मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि दूसरे ऑप्शन में और इस ऑप्शन के अंदर डिफरेंस बहुत ही कम था प्रोबेबिलिटी का, तो ज़्यादातर लोगों ने इस ऑप्शन को चूज किया, इस ऑप्शन को लोगों ने चूज करना चालू किया। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको ये एग्जांपल समझ में नहीं भी आते तो भी आपको क्या याद रखना है, प्रोस्पेक्ट थ्योरी बात करती है लॉस अवर्जन की, कि जो लोग हैं वो लॉस को अवॉइड करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप प्रोस्पेक्ट थ्योरी के अंदर क्या याद रख सकते हैं
कि प्रोस्पेक्ट थ्योरी रेफरेंस की बात करती है। अब इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये होता है, मान लीजिए आप क्लास के अंदर आपने एग्जाम दिया, क्लास में आपके 80% मार्क्स आ गए, आप बहुत खुश हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हैं। वहीं पे आपका एक दोस्त है, उस दोस्त के 80.5% मार्क्स आ गए, आप अभी भी खुश होंगे, लेकिन आपकी खुशी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये रेफरेंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट थ्योरी इस रेफरेंस की भी बात करता है कि आपकी पहले कंडीशन क्या थी, इस कंडीशन के बाद आपको कितना गेन हुआ। ठीक है, इस कंडीशन वाली चीज को समझिए। मान लीजिए कोई पुअर आदमी है, इस पुअर आदमी के पास 0 रुपए थे और इसको अचानक से 1000 रुपए मिल गए, इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, ये दिन रात नाचता ही रहेगा। ठीक है, वहीं पे एक अमीर आदमी था, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी 20,000 रुपए थे, ठीक है, और इसको 1000 रुपए मिल गए। अब अगर देखा जाए तो दोनों की वेल्थ में 1000 रुपए का इंक्रीज हुआ है। पुअर आदमी को भी 1000 रुपए मिले हैं और रिच आदमी को भी 1000 रुपए मिले हैं, लेकिन पुअर आदमी जितना खुश होगा उतना खुश रिच आदमी नहीं होगा। वो कहेगा 1000 रुपए ही तो हैं, यही 10-20 हजार रुपए होते तो मैं खुश होता। यानी कि यहां पे भी रेफरेंस आ गया, लोग अपनी पुरानी कंडीशन को भी देखते हैं। तो रेफरेंस के अंदर हम दो चीजें देखते हैं, पहला खुद की कंडीशन कैसी थी पहले, और इस कंडीशन में हमारे फैसले लेने के बाद हमारी कंडीशन में कितना चेंज आया। ठीक है, दूसरा हम अपने आप को कंपेयर करते हैं विद अदर्स। ठीक है, दूसरों के साथ कंपेयर करके देखते हैं। फिर आता है आपका फ्रेमिंग बायस। प्रोस्पेक्ट थ्योरी के अंदर बात की गई फ्रेमिंग बायस की, ये आपको अच्छे से टर्म याद रखनी है, ये प्रोस्पेक्ट थ्योरी में यूज होती है। फ्रेमिंग बायस क्या कहता है? फ्रेमिंग बायस कहता है कि आप इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर बहुत असर डालता है, जिसकी वजह से वो फैसला लेते हैं, जिसकी वजह से वो फैसला लेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके सामने एक ऐड आ रही है, उस ऐड में सिंपल सिंपल लिखा है भाई हमारा कोर्स ले लो, आपके ये चीज़ें हो जाएंगी। वहीं पे एक दूसरी ऐड है, दूसरी ऐड के अंदर यहाँ पे एक इमेज डाल दी, एक आदमी सक्सेस से नाच रहा है, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छा सा इन्फोग्राफिक्स बना दिया, यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया कि क्लास में क्या क्या कराया जाएगा, यहाँ पे कुछ और लिख दिया। तो ये इन्फोग्राफिक देखने में अच्छा लगता है, तो लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा चीज़ अच्छी होगी और लोग इसकी तरफ फैसला ले लेते हैं। इसको कहा जाता है फ्रेमिंग बायस। दोनों हो सकता है सेम चीज़ दे रहे हो सकता है कि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ दे रहा हो, लेकिन फ्रेमिंग की वजह से ये वाली जो चीज़ है ये बिकनी चालू हो जाती है, या फिर आप इसके फेवर में डिसीजन लेना चालू कर देते हो। तो जो आपकी प्रोस्पेक्ट थ्योरी है वो फ्रेमिंग बायस के बारे में भी बात करती है। ठीक है, फ्रेमिंग बायस। फिर आता है एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट बायस। एंडोर्समेंट बायस तो आप समझ ही गए कि अगर किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट कोई सेलिब्रिटी कर रहा है तो आप बायस हो जाते हैं उसकी तरफ। ठीक है, अगर नाइकी की ऐड किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने कर दी, आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा है। हॉर्लिक्स की ऐड सचिन जी ने कर दी, तो आपको लगेगा कि हॉर्लिक्स से तो अब हाइट बढ़ी जानी है और आप जाके तुरंत हॉर्लिक्स खरीद के आ जाओगे। तो इन चार चीज़ों के बारे में बात करता है हमारा क्या कहते हैं इसको, प्रोस्पेक्ट थ्योरी को। तो ये जो वैल्यू फंक्शन है, ये वैल्यू फंक्शन एस शेप की कर्व में होता है, जिस कर्व को मैंने यहाँ पे दिखाया है कि जब लोगों को गेन होता है तो गेन की जितनी खुशी है उससे ज़्यादा अगर नुकसान हो जाए तो उसका दुख होता है, तो लॉस के साथ ज़्यादा इमोशंस अटैच्ड होते हैं। तो ये एस कर्व आपको प्रोस्पेक्ट थ्योरी के अंदर देखने को मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, अगर किसी इंसान को 1000 रुपये मिल जाए तो उसको खुशी होगी। ठीक है, तो हो सकता है ये खुशी आपकी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 ये खुशी आपको 8 मिले। लेकिन अगर किसी इंसान के 1000 रुपये खो जाएं तो जो उसको गम होता है तो वो 1 से लेकर 10 के स्केल पे 10 का होता है, यानी कि गम की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, आपको गम ज़्यादा फील होता है एज कंपेयर टू खुशी। तो इसीलिए लोग क्या करेंगे, लोग हमेशा रिस्क अवर्स रहने की कोशिश करते हैं, रिस्क अवर्स नेचर। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं इस टर्म को, ये प्रोस्पेक्ट थ्योरी के साथ एसोसिएटेड है। किसने इग्नोर करी थी, यूटिलिटी थ्योरी ने इसको इग्नोर किया था। फिर आता है आपका फ्रेमिंग इफेक्ट। फ्रेमिंग इफेक्ट का मतलब है कि किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया जा रहा है। पीपल आर मोर लाइकली टू चूज अ प्रोडक्ट दैट इज डिस्क्राइब्ड एज 90% फैट फ्री। ठीक है, मान लीजिए सेम प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट पे लिखा है कि हमारे प्रोडक्ट में केवल 10% फैट है, दूसरा प्रोडक्ट कह रहा है कि हमारे प्रोडक्ट में 90% फैट्स नहीं है। तो आपको लगेगा अरे वाह 90% फैट नहीं है, तो ये ज़्यादा अच्छे से फ्रेम की गई है चीज़ें। ठीक है, लॉस अवर्जन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेफरेंस पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। एंडाउमेंट इफेक्ट क्या होता है, एंडाउमेंट इफेक्ट कहता है कि जो भी इंसान है, अगर कोई इंसान किसी चीज़ को ओन करता है तो वो उसकी ज़्यादा वैल्यू करता है। आपके पास जो आपकी कार है वो दुनिया में सबसे अच्छी कार होगी क्योंकि आप उसको ओन करते हैं। तो जो चीज़ आप ओन करते हैं उसकी तरफ आप बायस्ड होते हैं, ये आपका एंडाउमेंट इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, समझ गए। अब
मतलब मेजर आपको फोकस क्या करना है, आपको सिर्फ ये चीज़ें देखनी है कि कहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो जो जो फैक्ट्स मैंने आपकी यूटिलिटी थ्योरी के बताए हैं वो याद रखने हैं, उसकी लिमिटेशंस याद रखनी है। दूसरा, प्रोस्पेक्ट थ्योरी के अंदर जो चीज़ें बताई हैं वो आप याद रखेंगे। प्रोस्पेक्ट थ्योरी आपकी 2 स्टेज प्रोसेस है, ठीक है। कहीं से भी आप सर्च करेंगे तो वो 2 स्टेज प्रोसेस आपको मिल जाएगा। एक होता है इसका एडिटिंग स्टेज और दूसरा होता है आपका चूजिंग स्टेज, ठीक है। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप टाइम परमिट करें तो आप उसको रीड कर सकते हैं। और फीचर्स मैं आपके सारे के सारे बता चुका हूँ। लॉस अवर्जन होती है, रिलेटिव पोजीशनिंग होती है, स्मॉल प्रोबेबिलिटीज़ को आप इग्नोर कर देते हैं, और लोग सर्टेनिटी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू अनसर्टेनिटी, जो कि लॉजिकल भी है, ठीक है। अब अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, तो इसके अंदर मैं कुछ नाम बताऊंगा और क्या उसके अंदर काम किया जा रहा है वो आपको याद रखना है। पहली टेक्निक है आपकी डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ग्रुप बनाया जाता है। इस ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं उस मेंबर से कहा जाता है कि तुम अपने व्यू पॉइंट और रिकमेंडेशन को सबमिट करो। फिर जो इन ग्रुप मेंबर्स ने अपने व्यू पॉइंट और रिकमेंडेशंस दिए होते हैं, इनको जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उस ग्रुप के अंदर, जितने भी लोग उस ग्रुप में शामिल हैं, सब में उन आइडियाज़ को और रिकमेंडेशन को सर्कुलेट कर दिया जाता है। फिर सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स अपने कमेंट देते हैं उन व्यूज़ और रिकमेंडेशन के ऊपर, और ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं जब तक कि कोई डिसीजन ना आ जाए। तो एक ग्रुप में हर एक पार्टिसिपेंट अपने व्यूज़ देगा, फिर हर इंसान के जो व्यूज़ हैं उनको सर्कुलेट किया जाएगा इस ग्रुप में, और उसके ऊपर कमेंट्स लिए जाएंगे, और अल्टीमेटली कोई एक फैसला इसके अंदर ले लिया जाता है। तो इसको डेल्फी टेक्निक कहते हैं, जिसके अंदर आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है एक ग्रुप या फिर टीम के अंदर, ठीक है। डेल्फी टेक्निक इसको कहा जाएगा। दूसरी टेक्निक होती है आपकी इंट्यूशन या फिर इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। जो आप गट फीलिंग या फिर हंचिस के बेस पर लेते हो उसको इंट्यूटिव डिसीजंस कहा जाता है। फिर होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, एक ग्रुप बनाया गया, इसके अंदर एक ग्रुप बनाया गया, इसके अंदर ये इंसान अपने जो भी व्यू पॉइंट है वो इस ग्रुप के सामने एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। फिर ये इंसान अपने व्यू पॉइंट ग्रुप के अंदर एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। सेम वही डेल्फी वाली चीज़ हो रही है लेकिन अलग तरीके से हो रही है। यहाँ पे हर एक इंसान अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं ग्रुप के अंदर, और फिर कोई एक डिसीजन ले लिया जाता है, ठीक है। इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने प्रॉब्लम दी आप सबके सामने कि CSIR का सिलेबस किस तरह से कंप्लीट किया जाए। एक इंसान खड़ा होगा वो अपने व्यू पॉइंट देगा, दूसरा इंसान खड़ा होगा वो अपने देगा, तीसरा खड़ा होगा वो अपने देगा, फिर उसके बाद सारे के सारे मिलके एक डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्म करना, किसी प्रॉब्लम के ऊपर सोचना। फिश बॉलिंग ब्रेनस्टॉर्म का ही एक तरीका है, लेकिन फिश बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है। ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड कैसे, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या हो रही है, ये ढेर सारे लोग हैं, सारे के सारे बैठ के अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं और डिसीजन लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिश बॉलिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इससे बोला जाता है कि हाँ भाई चल बीच में आ जा। ये इंसान बीच में आएगा और अपने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अगर किसी को इसके व्यू पॉइंट पे कोई डाउट है तो वो इससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसके अंदर, वो उनके जवाब देगा। फिर दूसरा इंसान बीच में आएगा और वो अपने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करेगा, और अगर किसी को कोई डाउट है तो उसके आंसर्स देगा। फिर तीसरा इंसान बीच में आएगा, फिर चौथा आएगा। तो ऐसे कर करके हर एक पार्टिसिपेंट बीच में आके एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करता है, सवालों के जवाब देता है, और फिर फैसला ले लिया जाता है। तो ये एक वेरिएशन है ब्रेनस्टॉर्मिंग की, लेकिन ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, टू द पॉइंट है। हर एक मेंबर ग्रुप का सर्कल के बीच में आएगा, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करेगा और क्वेश्चंस को आंसर करता है। फिर आ जाते हैं, देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक वेरिएशन होता है फिश बॉलिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का दूसरा वेरिएशन होता है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के अंदर क्या होता है जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर्स प्रॉब्लम को ऊपर अपना विचार करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, उसको कंसिडर करते हैं, और अपनी ओपिनियन को एक पेन से पेपर के ऊपर लिख देते हैं, और अपनी ओपिनियन और सजेशन वो पेपर के ऊपर लिख देते हैं, और फिर अल्टीमेटली उससे कोई डिसीजन ले लिया जाता है, ठीक है। मल्टी वोटिंग क्या है, हर एक मेंबर अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करेगा, फिर उसके बाद वोटिंग की जाती है। जैसे ये ग्रुप है, इस मेंबर ने अपनी ओपिनियन प्रेजेंट करी और इसने कोई सॉल्यूशन बता दिया। अब वोटिंग होगी, अगर वोटिंग में ये सॉल्यूशन पास हो गया तो इसको डिसीजन ले लिया जाता है। अगर ये सॉल्यूशन पास नहीं हुआ तो ये इंसान अपना आइडिया बताएगा और अपना सॉल्यूशन देगा, फिर इसके ऊपर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में इसका सॉल्यूशन सेलेक्ट हो गया तो उसी को ही डिसीजन मान लिया जाएगा। तो इस तरह से हर एक इंसान अपना ओपिनियन, अपना सॉल्यूशन देता है, जिस पे वोटिंग होती है जब तक कि कंसेंसस ना मिल जाए, ठीक है। तो कौन कौन सी टेक्निक देखी, डेल्फी, इंट्यूटिव, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिश बॉलिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एंड मल्टी वोटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है डाइडैक्टिक टेक्निक। डाइडैक्टिक टेक्निक के अंदर क्या होता है,
इसके अंदर एक ग्रुप नहीं बनाते, डाइडेक्टिक टेक्निक के अंदर 2 ग्रुप बना दिए जाते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो भी प्रॉब्लम है इसके सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। फिर उसके बाद कहा जाता है अब हमने 2 ग्रुप बना दिए, ये ग्रुप इस सॉल्यूशन के फेवर में बात करेगा कि ये सॉल्यूशन क्यों काम करेगा, और जो दूसरा ग्रुप है वो इस सॉल्यूशन के अगेंस्ट बात करेगा, वो ये बताएगा कि ये सॉल्यूशन काम क्यों नहीं कर सकता। अल्टीमेटली दोनों के दोनों ग्रुप जो हैं वो अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, डिस्कस करते हैं, और फिर इस डिस्कशन से हम फैसले पे अराइव हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम बताई, उसका सॉल्यूशन बताया, और फिर वो काम करेगा या नहीं करेगा उसके लिए 2 ग्रुप बना दिए। तो ग्रुप ए जो है वो यस के फेवर में डिस्कस करता है, ग्रुप 2 नो के फेवर में डिस्कस करता है। ये यस के फेवर में अपनी जस्टिफिकेशन देंगे और ये नो के फेवर में। फिर उसके बाद पूरा इंटरेक्शन होगा, डिस्कशन होगा, और एक कंसेंसस अचीव कर लिया जाता है। ये डाइडेक्टिक है। अभी तक हमने एक ही ग्रुप देखा था, डाइडेक्टिक में 2 ग्रुप होने लगे। साइनेक्टिक्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम को डिस्कस कर दिया, ठीक है। एक इंसान बता देता है कि हमारे सामने आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है, और वो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कहता है कि कोई एक इनोवेटिव आइडिया लेके आओ, कोई अनोखा सा आइडिया लेके आओ, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, क्रिएटिव चीजें सोचो। तो यहाँ पे क्रिएटिव डिस्कशन होती है, और फिर उसके बाद कोई कंसेंसस बना लिया जाता है, डिसीजन ले लिया जाता है। तो यहाँ पे क्रिएटिव आइडियाज निकालने के लिए लोग रोल प्ले करते हैं, मेटाफर्स देते हैं, एनालॉजीज देते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स होती हैं डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। ये जो टेक्निक्स हैं डिसीजन मेकिंग की, इनको कहा जाता है, अभी तक जितनी भी हमने पढ़ी हैं ये होती हैं आपकी क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्वालिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में क्वालिटेटिव हो गए। फिर उसके बाद कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर आपके कुछ सिस्टम्स को यूज किया जाता है, जैसे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम से ही आप समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जा रहा है। तो इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को समराइज किया जाता है, एक जगह पे कोलेट किया जाता है, और फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब कोई भी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन हमें एक ही जगह पे समरी की फॉर्म में मिल गई, और फिर समरी के बाद हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि इंफॉर्मेशन को किस तरह से समराइज, कोलेट और प्रेजेंट किया जाए ताकि हम डिसीजन ले सकें, ठीक है। फिर आता है आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपके कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर फर्म का जो पूरा का पूरा डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस को यूज किया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके डेटाबेस को यूज करेंगे। इस डेटाबेस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है, इसका मतलब क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ लिख ली है। अब इस डेटा को जब हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन अब यूज की जा सकती है, उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं, और ये सारा का सारा काम किया जाता है कंप्यूटर्स के थ्रू। इसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। इसके अंदर एनालिटिकल और रिपोर्ट राइटिंग फीचर जैसी चीजें होती हैं, ठीक है। बेसिकली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या कर रहा है, जो भी डेटा है उस डेटा को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर आते हैं डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसमें मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो कि बहुत ही अनसर्टेन है, और इस सिचुएशन में हमें सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है, तो इसमें डिसीजन ट्रीज बनाए जा सकते हैं। जैसे कि अभी तक जो हम देख रहे थे, आपके सामने एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन है ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। अब अगर हम ए ऑप्शन को चूज करें तो यहां पे ये सोचा जाता है ए ऑप्शन को चूज करें तो इसके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन ए लेने पे हमारा आउटकम हो सकता है एक्स, या फिर आउटकम हो सकता है वाई। बी लेने पे आउटकम हो सकता है क्यू, आउटकम हो सकता है आर। सी लेने पे आउटकम हो सकता है 1, आउटकम हो सकता है 2, और डी लेने पे आउटकम हो सकता है एस और आउटकम हो सकता है टी, ठीक है। अलग अलग आउटकम हो सकते हैं। फिर ये जो एक्स है, अगर एक्स आउटकम निकलता है तो हमारे सामने और क्या क्या चॉइसेस होंगी, क्या हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, या ये करना चाहिए। वाई आएगा तो हमारे सामने हो सकता है 2 ही चॉइसेस हो। क्यू आता है तो हमारे सामने क्या चॉइस है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो हमने चॉइस लिया है, इस चॉइस का क्या आउटकम होगा। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम के ऑल्टरनेटिव्स लिख लेते हैं, फिर उन ऑल्टरनेटिव से क्या क्या आउटकम आ सकते हैं उनको लिख लिया जाता है, फिर उन आउटकम के बाद हमें क्या फैसला लेना चाहिए उसको लिख लिया जाता है। तो एक पेड़ जैसा बन जाता है। इसको ही डिसीजन ट्री कहा जाता है, ठीक है। इसको डिसीजन ट्री कह देंगे।
फिर जो आपकी अगली क्वांटिटेटिव टेक्निक है, फोर्थ क्वांटिटेटिव टेक्निक, वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये सिंपल टेक्निक होती है, इसमें सीधा ये देखा जाता है कि अगर हम ऑप्शन ए चूज करते हैं तो हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा और इससे हमें कितना बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी चूज करते हैं तो इसके ऊपर कितना खर्चा होगा और इससे कितना बेनिफिट मिलेगा। तो जिस ऑप्शन में हमारी कॉस्ट कम से कम हो, बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो, हम उसको चूज करने की कोशिश करते हैं। फिर आती है आपकी ऑपरेशंस रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च के अंदर हम अलग अलग एलिमेंट्स को यूज करते हैं जिनको न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर यूज नहीं किया जा सकता। ये बेसिकली आपके रिसर्च का एक तरीका होता है। फिर आता है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन का क्या मतलब है, ये देख लीजिए। मान लीजिए मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने में मेरे 100 करोड़ रुपए लग गए। ठीक है, थोड़े ज्यादा ही लग गया, पर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए लग गए। तो मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा कि मेरे ये 100 करोड़ रुपए रिकवर हो जाएं। यानी कि जितना पैसा मैंने लगाया था उतना पैसा बनाने में मेरे को कितने प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, इसको कहा जाता है ब्रेक इवन। ठीक है, जब मैं जितने पैसे मैंने लगाए हैं उतने ही पैसे मुझे मिल गए, इसको ब्रेक इवन कहा जाता है। अब इसके ऊपर मैं जितनी भी सेल करूंगा वो सारा का सारा मेरा प्रॉफिट होता है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, और इन फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए हमें कितनी सेल करनी पड़ेंगी। इस एनालिसिस के अंदर हम ये चीज़ें देखते हैं। बेसिकली ज़्यादातर इकोनॉमी और ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब हम आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग के स्टाइल्स के ऊपर। अलग अलग स्टाइल होते हैं डिसीजंस को कैरी आउट करने के। तो देखिए, हम 4 तरह की डिसीजन मेकिंग देखते हैं: एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, डायरेक्टिव, बिहेवियरल। जो आपकी डायरेक्टिव और एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है, ये लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करती, ये सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करेगी। टेक्निकल एस्पेक्ट का मतलब है डेटा के ऊपर ये ज़्यादा रिलाई करती है, लोगों के ऊपर रिलाई नहीं करती। जो आपकी कॉन्सेप्चुअल और बिहेवियरल है ये आपके लोगों के ऊपर फोकस करती है, यानी कि यहाँ पे लोगों से कंसल्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर डेटा के ऊपर ज़्यादा फोकस है, इन दोनों के ऊपर लोगों से कंसल्ट करने के ऊपर ज़्यादा फोकस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एनालिटिकल की और कॉन्सेप्चुअल की, तो ये जो दोनों की दोनों डिसीजन मेकिंग स्टाइल है, ये उन कंडीशंस में लिया जाता है जहां पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, जहां पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आपके जो डायरेक्टिव और बिहेवियरल डिसीजंस हैं, ये उस जगह पे लिया जाता है जहां पे प्रॉब्लम्स स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके कि ये सारे के सारे डिसीजंस कैसे होते हैं। तो इसीलिए इनको एक चार्ट के ऊपर हम बना लेते हैं। ये चार्ट क्या है, ये वाला जो एक्सिस है वो बता रहा है जैसे जैसे आप राइट की तरफ चलते जाओगे वैसे वैसे डिसीजन मेकर का फोकस लोगों के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ चलते जाओगे डिसीजन मेकर का फोकस टास्क और टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब भी अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी तो प्रॉब्लम्स के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्रिएटिव सॉल्यूशन। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाएंगी। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिविटी के से ज़्यादा आपको डेटा की ज़रूरत होती है। डेटा को एनालाइज किया और आप फैसला ले लेते हैं उसके अंदर। तो अब पहला स्टाइल देखते हैं। पहला स्टाइल है हमारा डायरेक्टिव स्टाइल। जब हम डायरेक्टिव स्टाइल की बात करते हैं तो ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आपके स्ट्रक्चर वाले में। यानी कि डायरेक्टिव स्टाइल के जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको क्लैरिटी चाहिए होती है, वो एम्बिगुअस सिचुएशन से दूर भागने की कोशिश करते हैं, एम्बिगुअस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं। तो इनको क्लैरिटी चाहिए होती है, ये फैक्ट के ऊपर डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। ये टास्क और टेक्निकल उसमें आ रहे हैं, जोन के अंदर आ रहे हैं। यानी कि ये ज़्यादा दूसरे लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। ठीक है, जो डिसीजन मेकर्स सोशल ग्रुप में आएंगे वो लोगों से कंसल्ट करेंगे, लोगों के ऊपर उनके फैसले का क्या असर पड़ रहा है उस चीज़ को भी कंसिडर करते हैं। तो सोशल ग्रुप में आपके ये कॉन्सेप्चुअल और बिहेवियरल आ रहा है, डायरेक्टिव आपके टेक्निकल के अंदर आ रहा है। तो डायरेक्टिव डिसीजन मेकर्स जो होते हैं ये फास्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, अग्रेसिव नेचर के होते हैं, अग्रेसिव नेचर के। ठीक है, अब क्योंकि ये सोशल के इस तरफ आ रहा है, टेक्निकल के जोन में आ रहा है, यानी कि दूसरे लोगों से ज़्यादा कंसल्ट नहीं करते, इनके फैसलों का दूसरों पे क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। तो ये कैसे डिसीजन लेते हैं, ये अकेले डिसीजन लेना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और एक ही डिसीजन के ऊपर रुक के बैठ नहीं जाते, एक फैसला लिया फिर अगला फैसला लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये अकेला फैसला लेते हैं
तो ये कई बारी अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इंट्यूटिव नेचर के भी डिसीजन मेकर्स होते हैं डायरेक्टिव वाले। अकेला फैसला ले रहे हैं तो अपने फैसले को ये बहुत ही स्ट्रांग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं बाकी लोगों को। अगर बाकियों के साथ मिलकर फैसला ले रहे होते तो इतना स्ट्रांगली कम्युनिकेट करना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि फैसले में बाकी लोग भी शामिल हो चुके थे, तो बाकी लोग भी शामिल हो चुके हैं, तो बाकी लोग उस फैसले को ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उस फैसले के अंदर उनकी भी बात सुनी गई है। यहाँ पे दूसरे लोगों से इसने कोई कम्युनिकेशन की ही नहीं है, डिसीजन ले लिया, डिसीजन लेने के बाद सिर्फ अपना फैसला सुना देता है, ठीक है, इन्फॉर्म कर देता है लोगों को एक बार जब फैसला ले लिया है, ठीक है। जो डायरेक्टिव डिसीजन मेकर्स होते हैं ये रिजल्ट ड्रिवन होते हैं और ये रूल्स और प्रोसीजर के ऊपर रिलाई करते हैं। जिस तरह के रूल्स और प्रोसेस बने हैं उन्हीं को ही फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशंस होती हैं ये स्ट्रक्चर्ड नेचर की प्रॉब्लम्स पे डील करते हैं। स्ट्रक्चर्ड नेचर की प्रॉब्लम से अगर डील करेंगे तो रूल्स और प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। जहाँ पे एम्बिग्युइटी ज़्यादा होती है वहाँ पे इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं, इनोवेशन के ऊपर आना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायरेक्टिव। अब हम एनालिटिकल डिसीजन मेकर देख लेते हैं। एनालिटिकल डिसीजन मेकर आपके एम्बिगुअस प्रॉब्लम से डील करते हैं, यानी कि यहाँ पे सिचुएशंस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती, क्लैरिटी कम होती है, तो ये इनोवेशन का सहारा लेंगे ठीक है, इनोवेशन का सहारा लेंगे। और क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन क्लियर नहीं होती तो यहाँ पे हमें ऐसे डिसीजन मेकर्स चाहिए होते हैं जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा है, जिनको पजल सॉल्व करने में मज़ा आता हो, क्योंकि सिचुएशन क्लियर नहीं है, कैसी भी सिचुएशन अराइज हो सकती है। क्योंकि ये एनालिटिकल इस वाले टास्क वाले उसके अंदर आ रहे हैं, टास्क वाले में आ रहे हैं, तो फिर ये डेटा के ऊपर बहुत रिलाई करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये इनोवेटिव प्रॉब्लम्स से डील करेंगे, दूसरा डेटा इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, प्लस इनको मज़ा आता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है। ये डेटा को यूज़ करते हैं क्योंकि ये एनालिटिकल है, एनालिटिकल लोग बहुत टाइम लगा के बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल के लिए क्या क्या फीचर्स आप याद रखेंगे कि ये बेस्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, इन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंजॉयबल लगती है, इसमें उनको मज़ा आता है। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्योंकि ये टेक्निकल के अंदर आ रहे हैं, टेक्निकल लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करते हैं, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन और डेटा से कंफर्टेबल होते हैं। क्योंकि ये एम्बिगुअस सिचुएशन में आ रहे हैं तो ये इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढेंगे, इनको सिचुएशन को कंट्रोल में लाने की आदत हो जाती है, ठीक है। ये इतना सारा डेटा यूज़ करते हैं कि कई बारी इन्हें फैसला लेने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ये हमेशा बेस्ट ऑप्शन के साथ बाहर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनको अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी के और नए नए चैलेंजेस से डील करने में मज़ा आता है, ठीक है। ये एनालिटिकल है क्योंकि एम्बिगुअस है। अब कॉन्सेप्चुअल के ऊपर आ जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल आपके देखिए, कॉन्सेप्चुअल आपके राइट साइड में पड़ रहा है, यानी कि ये लोगों को कंसल्ट करते हैं, लोगों को कंसल्ट करेंगे, उन्हें लूप में रखेंगे फैसला लेने से पहले, और ये इंश्योर करते हैं कि इनके डिसीजंस का क्या असर पड़ेगा दूसरों के ऊपर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टास्क या टेक्निकल चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते। प्लस ये किससे डील कर रहे हैं? ये डील कर रहे हैं एम्बिगुअस प्रॉब्लम से, यानी कि ये भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब जैसे एनालिटिकल था, एनालिटिकल डिसीजन मेकर्स हमेशा बेस्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को यूज़ करके। यहाँ पे ये अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। ये ऐसे फैसले लेते हैं जिससे इनको अच्छे आउटकम्स मिले। क्योंकि ये एम्बिगुअस सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअली ये हर चीज़ में ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो, यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए बार बार पूछते हैं व्हाट इफ दिस हैपन्स, व्हाट इफ दैट हैपन्स, इफ दिस हैपन्स आई एम गोइंग टू टेक दिस डिसीजन, इफ दिस हैपन्स आई एम गोइंग टू टेक दिस डिसीजन। यानी कि ये कंफर्टेबल होते हैं व्हाट इफ से। एम्बिगुअस सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो ये भी क्रिएटिव होंगे। तो यहाँ पे इनोवेशन और यहाँ पे क्रिएटिव, आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब क्योंकि ये सोशल वाले ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, तो ये ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, ये कॉन्शियस होते हैं कि इनके डिसीजंस किस तरह दूसरों को अफेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। यही चीज़ तो हम देख रहे थे। क्योंकि ये एम्बिगुअस सिचुएशन में आ रहे हैं तो इसीलिए नए आइडियाज़ सोचना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और ये ओपन माइंडेड होते हैं, एक ब्रॉड आउटलुक के साथ। ओपन माइंडेड इसलिए हैं क्योंकि ये सोशल ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, ये लोगों से कंसल्ट करते हैं, ये उनकी ओपिनियन भी सुनना चाहते हैं। जबकि अगर हम इनकी बात करें, इनकी और इनकी, तो ये लोगों से कंसल्ट कर ही नहीं रहे, ज़्यादातर ये अपने आप ही फैसला लेने की कोशिश करते हैं। अब बिहेवियरल के ऊपर आ जाते हैं। बिहेवियरल ये आ रहे हैं, ये ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्लियर प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये जनता से, जो इनके आसपास लोग हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, उनसे कंसल्ट करके फैसला लेंगे। प्लस
इनके फैसलों का उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इन चीज़ों को भी ये देखते रहेंगे। तो ये ज़्यादातर सपोर्टिव होते हैं, टीम प्लेयर होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत क्लियर होती हैं जिनसे ये डील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो टीम प्लेयर हैं, ये एम्पैथेटिक नेचर के होते हैं, इन्हें एम्पैथी होती है अपने बाकी लोगों के साथ जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। ये दूसरों से एडवाइस भी लेते हैं स्टेक होल्डर से भी एडवाइस लेते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। अब क्योंकि ये इतना ज़्यादा कंसल्ट करके सिंपल प्रॉब्लम्स या फिर जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो इनको बहुत एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ अपने परसुएसिव नेचर को यूज़ कर लेते हैं, अपने पीपल कनेक्शन को यूज़ कर लेते हैं अपने डिसीजंस को कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये गुड कम्युनिकेटर होते हैं और ये इम्प्लाइड डेटा के ऊपर फोकस करते हैं। इम्प्लाइड डेटा का क्या मतलब है ये कोई डिसीजन ले रहे थे, डिसीजन लेते टाइम ये देखते हैं कि सामने वाले लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लोगों का बिहेवियर कैसा हो रहा है उनके इस फैसले की वजह से, और उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस को चेंज भी कर लेते हैं। तो इम्प्लाइड डेटा का मतलब है ये लोगों को पढ़ते हैं ना कि फैक्ट्स को ये और ये सॉरी एवरीवन, ये दोनों के दोनों फैक्ट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जबकि ये जनता से, जो भी उनके आसपास के लोग हैं, उनसे डील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 तरह के डिसीजन मेकिंग स्टाइल होते हैं जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वही सेम चीज़ आपके यहाँ पे लिखी हुई है। एक बार आप रीड करेंगे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, और ये चारों के चारों डिसीजंस जो समझाया है वही सेम चीज़ यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, जो कि आपको रीड करनी है एक बारी। अब हम आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग बिहेवियर के ऊपर। डिसीजन मेकिंग बिहेवियर में आपके 3 तरह के बिहेवियर देखने को मिलते हैं। साइकोलॉजिकल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर के अंदर डिसीजंस, जो भी इंसान डिसीजन ले रहा है, यानी कि जो डिसीजन मेकर है, डिसीजन मेकर की क्या ज़रूरतें हैं, क्या डिज़ायर हैं, वो किन चीज़ों को पसंद करता है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, यानी कि जो डिसीजन ले रहा है उसकी साइकोलॉजी में उसकी ज़रूरतें, डिज़ायर, प्रेफरेंस और वैल्यूज़ होती हैं, तो उनके बेसिस पर ये फैसला ले रहे होते हैं। जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इंडिविजुअल के अराउंड सेंटर्ड होती है। जो फैसला ले रहा है उसी के अकॉर्डिंग फैसला लिया जाएगा। डिसीजन मेकिंग इज सेंटर्ड अराउंड द इंडिविजुअल। नॉर्मेटिव के अंदर क्या होता है नॉर्मेटिव के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो ज़्यादातर ग्रुप्स के अंदर होती है। ठीक है, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स होते हैं, जो फर्म के प्रेमिसेस होते हैं, कंक्लूजन्स होते हैं, उनके अराउंड फैसला लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी को फॉलो किया जाता है नॉर्मेटिव के अंदर। कॉग्निटिव की अगर बात की जाए तो कॉग्निटिव में क्या हो रहा है, इसके अंदर एक फीडबैक सिस्टम होता है। फीडबैक सिस्टम का मतलब ये है कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन दिन में ढेर सारे फैसले लेती होगी, इसने एक फैसला लिया, इस फैसले से इसके एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर हो रहा है। एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही है। एनवायरनमेंट का मतलब है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड जिस तरह के लोग रह रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड गवर्नमेंट भी होगी, सोसाइटी भी रह रही होगी, तो आपके फैसले से सोसाइटी, गवर्नमेंट, जनता, इन सब के ऊपर भी कुछ ना कुछ असर पड़ रहा होगा। तो ये क्या करते हैं, ये फैसला लेते हैं, फिर देखते हैं कि इनके फैसले से एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर हो रहा है, फिर एनवायरनमेंट का रिएक्शन देखते हैं। एनवायरनमेंट के रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो अपने फैसले को मॉडिफाई करते रहते हैं। तो ये एक फीडबैक सिस्टम है। एनवायरनमेंट के रिएक्शन से ये फीडबैक लेते हैं और अपने डिसीजंस को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कॉग्निटिव की अगर बात करें तो कॉग्निटिव में कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं कि डिसीजंस के किस तरह के मॉडल हो सकते हैं। ऑप्टिमाइजिंग और सेटिस्फाइजिंग। जो आपके ऑप्टिमाइजिंग डिसीजन मेकर्स होते हैं वो हमेशा कोशिश करेंगे कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हो और मैं बेस्ट ऑप्शन चूज़ करूं, ऑप्टिमम ऑप्शन चूज़ करूं। लेकिन जो सेटिस्फाइजिंग होते हैं वो गुड इनफ ऑप्शंस को चूज़ करते हैं। ये इम्परफेक्शंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। याद करिए, हर्बर्ट साइमन के बारे में हमने पढ़ा था। इम्परफेक्शंस को रिकॉग्नाइज करके ये सेटिस्फाइजिंग डिसीजन लेते हैं। सेटिस्फाइजिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, सेटिस्फैक्शन प्लस सफाइसिंग। ठीक है, जो कि उस सिचुएशन को सेटिस्फाई भी कर दे और सफिशिएंट भी हो। ठीक है, तो जो ऑप्टिमाइजिंग वाले डिसीजन मेकर्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि उन्हें ऑप्टिमल चॉइस, सबसे बेस्ट चॉइस ढूंढनी होती है, जबकि जो सेटिस्फाइजिंग होते हैं वो जल्दी फैसला ले लेते हैं, फास्टर होती है। इंट्यूटिव और रेशनल डिसीजन मेकिंग, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। डेनियल काहनेमैन
इन्होंने कहा था कि हर इंसान के पास दो सेपरेट माइंड होते हैं। एक सेपरेट माइंड होता है जो कि इंट्यूशन के ऊपर काम करता है, जो कि ऑटोमेटिक होता है, इंट्यूटिव होता है, बहुत ही रैपिडली वो डेटा को कंसोलिडेट कर लेता है और डिसीजन को बहुत जल्दी से ले लेता है। वहीं पे जो हमारा दूसरा माइंड है वो कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, तो दो माइंड कौन से हो गए, एक कॉन्शियस माइंड एक सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जैसे ही आपके पास सिचुएशन आएगी आपका जो गट फीलिंग है वो कोई ना कोई फैसला आपको सुना देगी, इंट्यूशन जो है वो आपको फैसला सुना देगी, ऑटोमेटिकली आपको पास कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। तो सब कॉन्शियस माइंड इज़ वेरी फास्ट। जबकि जो कॉन्शियस माइंड है वो एफर्ट डालता है चीज़ों के ऊपर सोचने में, वो डेटा कलेक्ट करता है, लॉजिक का यूज़ करता है और फिर उसके बाद वो कोई ना कोई चॉइस लेता है। ठीक है, तो ये डेनियल कानेमैन ने दो माइंड्स की बात की है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। फिर उसके बाद आपके एरॉन, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है ये आपका, कार्टसेन लिन बॉयगन इन्होंने कॉम्बिनेटोरियल और पोजिशनल, ये दो तरीके के डिसीजंस मेकिंग के सिस्टम की बात की है। इसको उन्होंने लिंक किया है चेस की गेम के साथ। चेस की गेम से ये कैसे लिंक करते हैं, वो कहते हैं कि दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक इंसान है, ये फैसला लेने से पहले आउटकम को ध्यान में रखता है, ये फैसला लेने से पहले आउटकम को ध्यान में रखता है और ये वो डिसीजंस लेता है जो कि इसको आउटकम तक पहुंचा सके। इसके सारे के सारे जो डिसीजंस होते हैं वो आउटकम तक इसको लेके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह के डिसीजन मेकर को कॉम्बिनेटोरियल डिसीजन मेकर से, या फिर इस तरह के सिस्टम को कॉम्बिनेटोरियल डिसीजन सिस्टम बोला है। दूसरा होता है पोजिशनल। पोजिशनल के अंदर वो कहता है कि जो डिसीजन मेकर है, डिसीजन मेकर फाइनल आउटपुट को दिमाग में नहीं रखता, वो ये देखता है कि मेरे सामने ये चॉइसेस हैं, मैं बेस्ट चूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये चूज कर लिया, इसमें से इस चॉइस के ये आउटकम हो सकते हैं। अगर ये सारे आउटकम होंगे, अगर ये आउटकम होगा तो मेरे को ये फैसला लेना है, ये आउटकम होगा तो मैं इनमें से कोई फैसला लूंगा, ये आउटकम होगा तो मैं इसमें से फैसला लूंगा। तो इसको पोजिशनल प्लेयर कहा जाता है। तो एरॉन कार्टसेन लिन बॉयगर, इन्होंने ये कहा कि जो कॉम्बिनेटोरियल प्लेयर्स होते हैं, कॉम्बिनेटोरियल डिसीजन मेकर्स होते हैं, ये विनर की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये विनर की तरह काम करते हैं, जबकि जो आपके पोजिशनल हैं ये लूजर की तरह काम करते हैं। लूजर का मतलब ये नहीं कि ये हार चुके हैं, ये सिर्फ फाइनल आउटकम को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस नहीं ले रहे, ये सिर्फ डिसीजंस लेते चल रहे हैं। ये किसी भी तरह के, ये वाले जो आपके प्लेयर हैं पोजिशनल जो हैं, ये किसी भी तरह के फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई फाइनल आउटकम माइंड के अंदर नहीं रखा हुआ। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप किसने पुट फॉरवर्ड की थी, एरॉन कार्टसेन लिन बॉयगर ने की थी। इसको उन्होंने गेम ऑफ चेस के साथ लिंक करके देखा था कि एक इंडिविजुअल किस तरह से अनसर्टेनिटी से डील करता है। इन्होंने कहा जो कॉम्बिनेटोरियल प्लेयर है वो फाइनल आउटकम को अपने माइंड में रखता है और फिर उसके बाद एक सीरीज ऑफ डिसीजंस लेता है, और ऐसे डिसीजंस लेता है जो कि लिंक करें उनकी इनिशियल पोजीशन को फाइनल आउटकम के साथ, क्योंकि इनके माइंड में फाइनल आउटकम हमेशा होता है। तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन को फाइनल आउटकम के साथ लिंक करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर सर्टेनिटी, क्योंकि फाइनल आउटकम उनके मन में, तो ये सर्टेनिटी के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ आपके पोजिशनल डिसीजन मेकर्स होते हैं, जिनकी अप्रोच को इन्होंने लूजर अप्रोच कहा है। लूजर मतलब वो हारने वाला लूजर नहीं, जो ढीली होती है वो वाला। इसके अंदर ये किसी भी अनसर्टेन फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, किसी भी अनसर्टेन फ्यूचर के लिए। ठीक है, इनका हर एक मूव इनके ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये अपने मूव से किसी आउटकम पे नहीं पहुंचना चाहते, ये अपने ऑप्शंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपको इसके अंदर पता होने चाहिए। अब बहुत ही सिंपल से आपके टॉपिक बचा है लीडरशिप स्टाइल, जो कि डिसीजन मेकिंग के अंदर होता है। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है, ऐसा इंसान जो पावर को सेंट्रलाइज कर ले और सारे के सारे डिसीजन खुद से ले, उसको ऑटोक्रेटिक लीडर कहते हैं। ये जो लीडर है ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और दूसरे लोगों को ये डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होने देता। ये सीधा ऑर्डर देता है, लोगों को बताता है कि उनके क्या टास्क हैं और ड्यूटी हैं, और लोगों से बिल्कुल भी कंसल्ट नहीं करता। ऑटोक्रेटिक का मतलब ऑटो मतलब खुद ही करेगा ये सारा का सारा काम। ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडर अपने जो भी उसने डिसीजंस लिए हैं उसकी पूरी अथॉरिटी उसी के पास होती है, और वो डिसीजन सक्सेसफुल होगा तो सारी की सारी जिम्मेदारी भी उसी के पास होती है और फेलियर की जिम्मेदारी भी उसी के पास होती है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको जैसा बोल दिया जाए वो वैसा ही काम करते रहते हैं। ठीक है, ये ऑटोक्रेटिक लीडर ना तो उनसे कोई ओपिनियन मांगता है, ना ही उनके फैसले से ये ऑटोक्रेटिक लीडर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस होता है। ये बिलीव करता है कि वो अकेला ही जानता है कि किस सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन क्या होगा।
ठीक है, कुछ लोग होते नहीं है जो कहते रहते हैं कि मुझे ही पता है कि क्या करना है, सारे फैसले खुद करते रहेंगे, दूसरों से कुछ पूछेंगे ही नहीं। इसी को ऑटोक्रेटिक लीडर कहते हैं। दूसरा नाम होता है ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। फिर आते हैं आपके डेमोक्रेटिक लीडर, जिनको हम पार्टिसिपेटिव या फिर कंसल्टेटिव लीडरशिप के नाम से भी जानते हैं। अब डेमोक्रेसी का तो मतलब है जिसमें लोगों से फैसले, मतलब लोगों के पास पावर है। डेमोक्रेसी से याद रख लीजिए। पार्टिसिपेटिव से भी आप ये याद रख सकते हैं कि ये दूसरे लोगों की पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट करता है, ये कंसल्ट करता है बाकी लोगों को। तो यहाँ पे जो लीडर है और जो टीम मेंबर है, ये डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लीडर भी इन्वॉल्व है और टीम मेंबर्स भी इन्वॉल्व है। ऑटोक्रेटिक के अंदर टीम मेंबर्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही थी। ठीक है, इसके अंदर कंसल्टेशन होती है। लीडर अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करता है, उनका पार्टिसिपेशन मांगता है, उसके बाद प्लान्स और पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर आती है आपकी डेलीगेटिंग या फिर लाइसेंस फेयर लीडरशिप। लाइसेंस फेयर लीडरशिप को ऐसे मान लो कि ये लीडर बैठा है, लीडर ने कहा कि मैं कोई फैसला नहीं लूंगा, मैंने अपनी पावर्स डेलीगेट कर दी हैं अपने सबऑर्डिनेट को, सारे के सारे फैसले तुम ही लेते रहो। अब यहाँ पे ना तो सबऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं फैसले लेने में, ना ही लीडर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। लाइसेंस फेयर का मतलब होता है नॉन इंटरफेयरिंग टाइप ऑफ लीडर। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये लगभग ना के बराबर कोई इनिशिएटिव लेता है। एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, ज़्यादा कुछ काम नहीं करता। ये ना तो कोई डायरेक्शन देगा, ठीक है, ये ग्रुप को कह देता है भाई तुम्हें जैसे ठीक लगे ना, तुम अपने गोल खुद बनाओ, अपने अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते रहो। यहाँ पे लीडर की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, या तो बहुत कम होगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, लीडर की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, पावर सारी किसको बोल दिया कि जो सबऑर्डिनेट है वही सब कुछ करेंगे। सबऑर्डिनेट भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, तो उनकी भी डिसीजन मेकिंग में जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत लो की तरफ ही रहती है। ठीक है, जो लीडर है वो कभी कभी कहता है भाई तुम जब फैसला ले लो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, द लीडर माइट आस्क टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिसीजंस। ठीक है, या फिर मना भी कर सकता है, मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, लीडर डिसीजंस को चेंज भी नहीं करता। फिर आते हैं हमारे टीम स्टाइल लीडरशिप। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि टीम है ये पूरी की पूरी। तो इसके अंदर क्या होगा, जो लीडर है, लीडर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लीडर की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जो टीम होती है, जो बाकी पूरा का पूरा ग्रुप है, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो टीम लीडरशिप के अंदर जो आपका लीडर है, लीडर अपनी टीम को फैसिलिटेट करता है कि तुम अच्छे से डिस्कस करो। ये टीम के बीच में कंसेंसस लाने में मदद करता है कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करके फैसला ले पाए। तो उस कंसेंसस को पहुंचने में लीडरशिप एक अच्छा रोल प्ले करेगा। ठीक है, वो फैसले में नहीं घुसेगा, वो सिर्फ अपनी टीम से बोलेगा तुम फैसला लो, मैं ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दूंगा कि तुम फैसला ले पाओगे। ठीक है, इस लीडरशिप के अंदर कोशिश ये की जाती है कि हर कोई डिसीजन को सपोर्ट करे। जो लीडर होता है, लीडर डिसीजंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, लेकिन सिर्फ एक ग्रुप मेंबर की तरह। वो कभी भी ये नहीं दिखाता कि मैं ग्रुप से ऊपर खड़ा हूँ। ठीक है, वो ग्रुप मेंबर की तरह ही पार्टिसिपेट करेगा। अच्छी लीडरशिप स्टाइल माना जाता है टीम लीडरशिप। फिर आता है आपका ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ब्यूरोक्रेसी जानी जाती है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। तो जो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप होती है, इसके अंदर जो भी लीडर होगा वो बहुत ही स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को और पॉलिसी को फॉलो करने की कोशिश करता है। एम्प्लॉयज़ स्ट्रिक्टली रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करके ही डिसीजन लेते हैं। तो ये कुछ स्टाइल ऑफ लीडरशिप हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब जब हम डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेते टाइम हमारे मन के अंदर ढेर सारे बायस आ जाते हैं। इन बायस के बारे में भी डेनियल काहनेमैन और एमोस त्वेर्स्की, जिन्होंने अपना प्रोस्पेक्ट मॉडल दिया था, अगर आपको याद होगा थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है, ये जो दोनों के दोनों साइकोलॉजिस्ट हैं, एमोस त्वेर्स्की एंड डेनियल काहनेमैन, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव बायस। कॉग्निटिव बायस का मतलब ये होता है कि हर एक इंसान इंफॉर्मेशन को जब प्रोसेस करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्यों है? लिमिटेड इसलिए है क्योंकि हमारे पास हो सकता है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ना हो सकता है कि हम कॉग्निटिवली मेंटली उतने ज़्यादा डेवलप्ड ना हो, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो एबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देख नहीं पाते। ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाते, ठीक है, यानी कि वो जैसी है हम वैसा नहीं देख पाते। तो इस वजह से हमारे जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, हमारे डिसीजंस के अंदर आपको कुछ ना कुछ इलॉजिकल या फिर इररेशनल चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, और ये जो इररेशनल और इलॉजिकल चीज़ें हैं, इनकी वजह से हम मिसजज कर सकते हैं सिचुएशन को, जिससे कुछ रिस्क या फिर थ्रेट अराइज हो सकते हैं।
तो ये जो दोनों के दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने उन बायसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी। ठीक है, बायस क्या होता है? बायस का मतलब होता है कि आप किसी एक चीज़ की तरफ प्रेजुडिस्ड हो, आपका जो डिसीजन है वो पूरी तरह से फेयर या फिर बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, आप किसी एक चीज़ को ज़्यादा फेवर कर रहे हो, दूसरी चीज़ को उतना फेवर नहीं कर रहे, इसका मतलब होता है बायस। जजमेंट एरर का क्या मतलब होता है? जजमेंट एरर का मतलब है कि आपने जो डिसीजन लिया था उस डिसीजन में कुछ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये जो मिस्टेक हुई है ये आपके खराब लॉजिक या रीजनिंग की वजह से हुई होगी। इसको जजमेंट एरर कहते हैं कि आप सही से चीज़ों को जज नहीं कर पाए। अब टाइप्स ऑफ बायसेस की अगर बात करें तो एक होता है आपका कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस का मतलब क्या है? मान लीजिए मुझे दो नेता हैं हमारे उसमें, ठीक है, हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में दो नेता हैं। अब मान लीजिए मुझे नेता ये वाला पसंद है, ठीक है, मुझे ये वाला नेता पसंद है, तो मैं हमेशा वो आर्ग्यूमेंट्स, वो इन्फॉर्मेशन ढूंढूंगा जो कि मेरी जो ऑलरेडी पसंद है उस पसंद को सपोर्ट करती होगी। जैसे कि अगर मैं खुल के ही अगर मैं एग्जांपल लूँ, मान लीजिए कोई इंसान बीजेपी का सपोर्टर है, ठीक है, अब जो बीजेपी का सपोर्टर है उसके सामने आप कितनी भी क्रिटिसिज्म कर दो कि मोदी जी ये काम जो है वो सही से शायद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये बीजेपी का सपोर्ट इन सारी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देगा और एक चीज़ उसे मिल जाएगी कि ये वाला काम बहुत ही अच्छे से हुआ है, तो वो इस काम को पकड़ के सिर्फ ये बोलता रहेगा देखो हमारे मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका जिस तरफ फेवर था, जिस चीज़ को वो इंसान पसंद करता था, उसी चीज़ को सपोर्ट करती हुई इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई। तो कन्फर्मेशन बायस कब होता है? ये तब होता है जब आप ऐसी इन्फॉर्मेशन को ढूंढते हैं जो कि आपके एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करता है, या फिर जिन चीज़ों में आप बिलीव नहीं करते उनको रिजेक्ट करता है। जो इंसान भगवान में बिलीव करता है, ठीक है, जो इंसान भगवान में बिलीव करता है, उनको एक भी साइन मिल जाए तो वो कहते हैं कि हाँ भगवान जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। उन्हें चाहे 1000 साइन मिल जाएंगे कि भगवान नहीं है, तब भी वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कन्फर्मेशन बायस कब अराइज होगा? जब आप ऐसी इंफॉर्मेशन को ढूंढेंगे जो कि आपके खुद के एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को सपोर्ट करे, या फिर जिन चीज़ों के आप खिलाफ हैं उन चीज़ों को रिजेक्ट करे। ठीक है, इसको कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। कन्फर्मेशन बायस की वजह से आप हमेशा बायस्ड डिसीजन लेंगे। आप सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सही से फैक्टर इन नहीं कर पाएंगे, सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को सही से अपने डिसीजन के अंदर इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। फिर आता है आपका दूसरा बायस, जिसको एंकरिंग के नाम से जानते हैं। एंकरिंग को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो है फर्स्ट इंप्रेशन। तो कई बार क्या होता है, जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं, डिसीजन लेते हुए ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो पहली इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है, आप उस इन्फॉर्मेशन से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि आप आगे की इन्फॉर्मेशन को सही से फैक्टर इन नहीं कर पाते। आप अपने पहले इंप्रेशन के अकॉर्डिंग ही फैसला ले लेते हो। आपकी जो जजमेंट है वो जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपके पास आई थी उसी पे ही बेस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू हॉल में गए और आपकी पूरी की पूरी शर्ट गंदी हो रखी थी, टाई टेढ़ी मेढ़ी हो रखी थी, तो जो इंटरव्यू बोर्ड के अंदर लोग बैठे थे वो आपको देखते ही कह लेंगे कि यार ये आज अपनी लाइफ के इतने बड़े दिन में भी अपने आप को सही से प्रेजेंटेबल नहीं बना के लाया, तो ये सीरियस कैंडिडेट नहीं हो सकता। अब इसके बाद आप हो सकता है इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन अच्छे से दे दो, लेकिन ये जो पूरा पैनल है, इस पूरे पैनल के अंदर आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा पड़ गया कि आप सीरियस नहीं हो, और वो अपनी जजमेंट फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस पर अगर दे देंगे तो इसको कहा जाएगा कि उनका डिसीजन बायस था। वो फर्स्ट इंप्रेशन के अकॉर्डिंग डिसीजन दे रहे हैं। इसी बायस को एंकरिंग कहा जाता है। तो एंकरिंग क्या है? ये एक ऐसा कॉग्निटिव बायस है जो कि इंसानों की एक ह्यूमन टेंडेंसी को डिस्क्राइब करता है कि जो इंसान होते हैं वो फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। जो चीज़ वो पहली बार देखते हैं, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है, उसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इंफॉर्मेशन। इसीलिए जब यूपीएससी के अंदर हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो उसके अंदर भी हम यही बताते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको सबसे ऊपर लिखो। आपका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के अंदर ये बता दो, इंट्रोडक्शन अगर आप अच्छा लिख के आ जाओगे तो जो भी आपकी आंसर इवेल्युएट कर रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा पड़ गया तो वो आगे की इंफॉर्मेशन को उतनी इंपॉर्टेंस शायद ना दे। ठीक है, तो हम ह्यूमन की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके अंदर जो इंडिविजुअल है वो अपने फैसले को, अपनी जजमेंट को एंकर कर देता है इनिशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ और आगे की जजमेंट वो दे देता है। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी से कंक्लूजन पे कूद पड़ते हैं। सिर्फ कपड़े देख के इस पैनल ने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि ये जो
कैंडिडेट था ये सीरियस नहीं था। हो सकता है कि कैंडिडेट के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन वो उसके बावजूद भी रोता पीटता बोर्ड के अंदर आया, लेकिन उनकी जजमेंट क्लाउड हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का बायस है जिसको फर्स्ट इंप्रेशन बायस कहते हैं। फिर ओवर कॉन्फिडेंस बायस, नाम से ही आप समझ गए होंगे, जब आप अपने अंदर इतना फेथ रखने लग जाओ कि मुझे जो पता है, मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो ओपिनियन है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है, तो इस केस में आप दूसरों की ओपिनियन, दूसरों की नॉलेज को आप बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करोगे। कंसिडर नहीं करोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आपका जो डिसीजन है वो कई बार गलत भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस बायस होता है। फिर आता है आपका हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या है? बुद्धा जी की आपने अगर कभी मूर्ति देखी होगी तो बुद्धा जी इस तरह से बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आसन लगा रखा है उन्होंने और वो इस तरह से बैठे होते हैं और इनके सर के पीछे ऐसे एक रोशनी सी दिखाई जाती है। ये रोशनी, ये जो रोशनी है ये दिखा रहा है कि बुद्धा जी को एनलाइटनमेंट मिल चुका है। इस चीज को कहा जाता है हेलो। हेलो, इस चीज को हेलो कहा जाता है। ठीक है, अब ये हेलो इफेक्ट आपके डिसीजंस को कैसे अफेक्ट करेगा? मान लीजिए आप मैनेजर हैं अपने ऑफिस के अंदर। ठीक है, आपने देखा कि एक एम्प्लॉय है, ये डेली सुबह एग्जैक्ट 9 बजे आ जाता है, डेली सुबह 9 बजे। बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के मुकाबले ये हमेशा टाइम पर होता है, ये बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं लेता। ठीक है, अब इसकी वजह से ये जो मैनेजर है, मैनेजर ये मानने लग गया कि ये एम्प्लॉय तो बहुत ही अच्छा है। ये मैनेजर इस एम्प्लॉय के पीछे उस लाइट को देख रहा है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, ये तो गलत काम करेगा ही नहीं। हो सकता है कि ये इंसान ज़्यादा एफिशिएंट ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजर इसको बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देखने लगेगा, एक हेलो के साथ देखने लगेगा। इस टेंडेंसी को हेलो इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो हेलो इफेक्ट क्या है? ये इंसानों की टेंडेंसी है कि इंसान लोगों के एक पॉजिटिव ट्रेट को, मतलब मान लीजिए कोई एक फील्ड में अच्छा है तो उसको दूसरी फील्ड में भी अच्छा मानने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस परसेप्शन को हेलो इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब मैनेजर इस इंसान को अच्छा मानने लग गया। मान लीजिए इसके पास बी आता है और बी कहता है कि मैनेजर साहब ए तो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहा और वो लोगों से गप्पे मारता रहता है, सही से काम नहीं करता। मैनेजर कहेगा कि यार मैं तो उसको डेली सुबह टाइम पे आते हुए देखता हूँ, कभी वो छुट्टी भी नहीं लेता, मैं तेरी बात मान ही नहीं सकता कि वो अच्छा काम नहीं करता। इसके अंदर हम खुद से ये यकीन नहीं कर पाते कि जिस इंसान को हम इतना अच्छा मान रहे हैं वो कोई गलती भी कर पाए। इसको हेलो इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इंसान की पर्सनैलिटी का एक ट्रेट हमें इतना अच्छा लग गया कि हम ये मान लेते हैं कि वो बाकी फील्ड में भी, बाकी चीज़ों में भी अच्छा होगा, और फिर जब उसकी कोई बुराई होती है या फिर उसकी कोई शॉर्ट कमिंग सामने आती है तो हम उसको यकीन करने से मना कर देते हैं। सेम चीज़ हम डिसीजन के टाइम पर भी लेते हैं। हॉर्न इफेक्ट क्या है? अब जैसे किसी एक इंसान की एक अच्छी क्वालिटी से हमने ये मान लिया कि वो ओवरऑल बहुत अच्छा इंसान है, इसको हेलो इफेक्ट कहते हैं। वैसे ही हॉर्न इफेक्ट, हॉर्न किसके, सींग किसके होते हैं? जो शैतान लोग होते हैं। ठीक है, तो हॉर्न इफेक्ट हेलो इफेक्ट का उल्टा हो जाएगा कि इंसान ने कोई एक नेगेटिव ट्रेट था, एक नेगेटिव ट्रेट है, ठीक है, लेकिन उस एक नेगेटिव ट्रेट की वजह से हम ये मान लेते हैं कि ये इंसान बाकी चीज़ों में भी खराब ही होगा। ठीक है, इसको हॉर्न इफेक्ट कहते हैं। फिर गैम्बलर्स फैलेसी। गैम्बलर्स फैलेसी का मतलब होता है कि जो जुआरी होते हैं, जुआरी कभी ये मानते ही नहीं है कि वो हमेशा हारेंगे। जुआरियों को क्या लगता है कि मान लीजिए जो गैम्बलर है, जुआ लगाने वाला क्या कहता है, वो उसने एक बार शर्त लगाई, वो हार गया, वो कहता है कोई नहीं, अब हार गया ना, अगली बार जीतूंगा। फिर से शर्त लगाएगा, फिर हार जाएगा। फिर उसके बाद वो कहेगा कि कोई नहीं, 2 बार ही हार गया, तीसरी बार जीतूंगा। फिर से वो शर्त लगाएगा, फिर हार जाएगा। गैम्बलर कभी ये मानता ही नहीं है कि जो पास्ट में चीज़ें हो रही हैं, पास्ट में जो चीज़ें हो रही हैं वो फ्यूचर के इवेंट से रिलेटेड ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर टॉस की बात की जाए, अगर टॉस की बात की जाए तो जब भी सिक्का उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की वो 50% है और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। अब इस एक सिक्के को अगर मैं 10 बार भी उछालूंगा तो 10 बार भी प्रोबेबिलिटी सेम रहने वाली है, यानी कि हारने की प्रोबेबिलिटी हर बारी 50% ही रहने वाली है। लेकिन जुआरी क्या मानता है? जुआरी ये कहता है इस बार हार गया ना, अगली बार नहीं हारूंगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी तो तब भी 50% ही है, पर जुआरी को क्या लगता है, इस बार हार गया, अगली बार नहीं हारूंगा, लेकिन हारने की प्रोबेबिलिटी तब भी 50% ही है। ठीक है, जुआरी ये मानने को यकीन ही नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए जुआरी बार बार पैसा लगाता जाता है कि एक बार हार गया, कोई नहीं, अगली बार जीतूंगा। अच्छा, अगली बार हार गया, कोई नहीं, इसके अगली बार जीतूंगा। तो ये गैम्बलर्स फैलेसी कही जाती है, जिसमें गैम्बलर ये सोचता है कि जो पास्ट में इवेंट हुए हैं
ये पास्ट के इवेंट फ्यूचर के आउटकम को चेंज कर देंगे। यानी कि मैं पीछे हार चुका हूँ, अब फ्यूचर में थोड़ी हारता रहूँगा, जबकि फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा, प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% ही रह रही है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जुआ लगाता है उतना ही ज़्यादा उसका ये बिलीफ स्ट्रांग होता जाता है कि मैं हमेशा थोड़ी हारता रहूँगा, कभी तो जीतूंगा। ठीक है, और वो उसी कभी के चक्कर में बार बार जुआ लगाता रहता है और बार बार हारता रहता है और अल्टीमेटली बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो जो गैम्बलर है, गैम्बलर ये एक्सेप्ट नहीं करता कि जो आउटकम्स हैं वो हाईली अनसर्टेन है। वो बस यही सोचता रहता है कि पास्ट में हार गया तो फ्यूचर में जीतूंगा ही। ठीक है, तो इसीलिए ये गैम्बलर्स फैलेसी कहलाई जाती है। फिर आता है आपका फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ये बायस तब अराइज होता है जब अगर कोई भी चीज़, आपने कोई फैसला लिया था, फैसला लेने के बाद कोई भी चीज़ नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव होने के बाद आप ये कह देते हैं कि नेगेटिव होने के बाद आप इसका ब्लेम दूसरे लोगों के ऊपर लगाने लग जाते हैं। आप कहते हैं कि मैंने तो फैसला सही लिया था, लोगों ने सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, या फिर मेरी टीम के अंदर XYZ इंसान की वजह से गड़बड़ हो गई। यानी कि आप किसी और इंसान के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या है? ये एक टेंडेंसी है कि जब भी चीज़ें खराब होती हैं तो हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, जबकि हमें करना क्या चाहिए? हमें उस सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए ताकि आप उस गलती से सीख सकें और बार बार उस चीज़ को रिपीट ना करें। जो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है वो कई बार स्टीरियोटाइप्स की वजह से हो जाता है। स्टीरियोटाइप कैसे? आपकी टीम के अंदर कोई किसी कम्युनिटी का मेंबर है और आपको हो सकता है वो मेंबर पसंद ना हो, तो आपको हमेशा यही लगेगा कि जितनी भी जो भी गड़बड़ होती है वो इसी मेंबर की वजह से हो जाती है। ठीक है, या तो आप उस मेंबर को ब्लेम करेंगे या फिर किसी एक्सटर्नल इवेंट को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो आपको सिचुएशन को या फिर जो भी खराब वो आया था रिजल्ट, उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना चाहिए, ना कि किसी और पे ब्लेम लगाना चाहिए। स्टीरियोटाइप बायस, जैसा नाम है वैसा काम है। आपने किसी ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ कुछ स्टीरियोटाइप लगा रखा है। फॉर एग्जांपल, फीमेल्स आर बैड ड्राइवर्स, ये एक स्टीरियोटाइप आप मानते हैं। ठीक है, तो जब भी आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, आपको सामने से कोई फीमेल ड्राइवर आती हुई दिखाई दे गई, आप डर जाएंगे। डर की वजह से आप खुद अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा साइड में से ले जाने की कोशिश करेंगे और खुद किसी पेड़ में जाके ठुक जाएंगे, आपकी टक्कर हो जाएगी। तो आपने अपनी गाड़ी को इतना मोड़ने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि आपके मन में स्टीरियोटाइप था दैट फीमेल्स आर बैड ड्राइवर्स। तो ये स्टीरियोटाइपिंग बायस होता है। स्टीरियोटाइप्स सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होते, ये पॉजिटिव और न्यूट्रल स्टीरियोटाइप भी होते हैं। ग्रुप थिंक का क्या मतलब है? जैसा नाम वैसा काम। ग्रुप थिंक एक साइकोलॉजिकल एंड सोशलॉजिकल फिनोमिना है। इसके अंदर क्या होता है? एक ग्रुप है, इस ग्रुप में मेजॉरिटी लोगों की जो ओपिनियन होती है, हर एक इंसान उसी ओपिनियन के साथ काम करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो उस ओपिनियन के खिलाफ जाएगा तो ग्रुप के अंदर डिसहार्मनी आ जाएगी। तो ग्रुप में हार्मनी बनी रहे, इसीलिए मेजॉरिटी लोगों की ओपिनियन के साथ ही सबके सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल और सोशल फिनोमिना है जिसके अंदर एक ग्रुप के मेंबर्स मेजॉरिटी ओपिनियन के साथ कन्फर्म करते हैं ताकि ग्रुप की हार्मनी बनी रहे और वो अपने ओपिनियंस नहीं बताते। ठीक है, अब ये ग्रुप थिंक है। एक टर्म होती है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है कि पूरा का पूरा ग्रुप किसी एक फैसले पे सहमत है। कंसेंसस अलग होता है ग्रुप थिंक से। ग्रुप थिंक के अंदर आपने सिर्फ मेजॉरिटी की ओपिनियन जानी और आपने अपना व्यू पॉइंट ही नहीं रखा। कंसेंसस में क्या होता है कि पूरा का पूरा ग्रुप हर किसी व्यू पॉइंट को सुनता है, फिर उसके बाद जो सबसे सही चीज उन्हें लगती है उसके ऊपर वो सहमति बना लेते हैं। इसको कंसेंसस कहा जाता है। कंसेंसस इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक इरेशनल और डिसफंक्शनल डिसीजन मेकिंग का आउटकम होता है। ठीक है, बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? बैंड वैगन इफेक्ट का ये भी एक तरह का आपका ग्रुप थिंक ही है। जिस डायरेक्शन में आपका ग्रुप सोच रहा होता है आप भी उसी डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पूरे देश में XYZ पार्टी की लहर चल रही है। अब लहर चल रही है तो आप भी उस XYZ पार्टी को पसंद करने लग गए। क्यों पसंद कर रहे हैं? क्या आपके लिए वाकई में कुछ अच्छा किया था उस पार्टी ने? तो यहाँ पे आपने बैंड वैगन इफेक्ट देखा है। बैंड वैगन इफेक्ट क्या है? कि जैसी ओपिनियन आप सुन रहे हैं अपने आसपास, आप भी वही ओपिनियन बना लेते हैं। आप खुद से जज नहीं करते कि क्या वाकई में ये जो ओपिनियन है ये सही है या फिर गलत है। फिर आता है मेयर एक्सपोजर इफेक्ट। मेयर एक्सपोजर इफेक्ट आप और हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट। बार बारी कोलगेट के सामने आपको ये, कोलगेट नाम नहीं लेता हूँ, XYZ ब्रांड है, XYZ ब्रांड के सामने आपको ये देखने को मिलेगा कि 99% डॉक्टर्स जो हैं या फिर 10 में से 9 डॉक्टर्स
हमारे ही टूथपेस्ट को रिकमेंड कर रहे हैं, 10 में से 9 डॉक्टर हमारे टूथपेस्ट को रिकमेंड कर रहे हैं। इस ऐड को इतनी बार दिखाया जाता है कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ में यकीन करने लग जाते हैं। फिर अगली बार जब आपको टूथपेस्ट लेने जाना होगा, आप इसी टूथपेस्ट को उठा के ले आएंगे। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई गाना है, बहुत ही बेकार सा गाना लग रहा होता है पहली बार जब आप सुनते हैं, लेकिन वही गाना जब आपको बार बार सुनाया जाए, बार बार सुनाया जाए, तो आप उस गाने से इतने फेमिलियर हो जाते हैं कि आपको वो गाना भी अच्छा लगने लग जाता है। इसको मेयर एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं, जिसको रॉबर्ट ज़ाजोंग ने 1968 के अंदर स्टडी किया था। उन्होंने इसको फेमिलियरिटी प्रिंसिपल भी कहा था। जब किसी इंडिविजुअल को किसी चीज़ का रिपीटेड एक्सपोजर दिया जाता है तो वो उस चीज़ की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना लेता है, और इस पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आपको डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी बायस हो जाती है। सेम चीज़ हमारे जितने भी नेता लोग हैं वो यही करते हैं। बार बार मीडिया में एक ही पार्टी के बारे में बात की जाएगी, बार बार एक ही इंसान की अच्छी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। इतनी बार आपको एक्सपोजर मिल जाएगा कि आप उसी चीज़ को सच मानने लग जाएंगे। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर ये जो बायस है ये आपके डिसीजंस को अफेक्ट कर सकता है। फिर आता है आपका हाइंड साइट बायस। हाइंड साइट बायस का मतलब होता है कि आप आज खड़े होके पीछे के सारे फैसलों को देख के कह सकते हैं कि हाँ ये तो होना ही था। कई बार होता है ना कि कोई इवेंट हुआ, इवेंट होते ही आप एकदम से कह देते हैं हाँ ये तो होना ही था। तो बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, इवेंट हो चुका है उसके बाद आप कह रहे हैं कि हाँ ये तो होना ही था, यानी कि आप ये ऐसा शो करना चाह रहे हैं कि आप इस इवेंट को प्रिडिक्टेबल मान रहे हैं, जबकि जब वो इवेंट नहीं हुआ था तब आपने ये बात नहीं बोली थी। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि इवेंट होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो होना ही था, ये तो प्रिडिक्टेबल चीज़ थी, इस पे इतना सरप्राइज्ड क्यों हो रहे हो। ये आपका हाइंडसाइट बायस होता है। ठीक है, हाइंडसाइट बायस का मतलब होता है ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हम डिसीजंस को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते थे, हालांकि हमने प्रिडिक्ट किया नहीं था। हम ये चीज़ तब बोल रहे हैं जब वो इवेंट हो चुका है। ठीक है, जब वो इवेंट हो चुका है। हाइंडसाइट इफेक्ट को रिसर्चर नील रॉस और कैथलीन वोज ने, इन दोनों ने पढ़ा था। इन्होंने कहा था कि कई बारी लोग जो हैं जब इवेंट हो जाता है उसके बाद कहते हैं कि ये इवेंट तो बहुत प्रिडिक्टेबल था। इसकी वजह से आप उस इवेंट को ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं करते, आप ये नहीं देखते कि वो इवेंट क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो ये मान के बैठे हो कि वो इवेंट तो प्रिडिक्टेबल था तो उसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आपका हाइंडसाइट इफेक्ट होता है। रियलिटी में आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि अगर आप प्रिडिक्ट कर पाए होते तो इवेंट होने से पहले ही बता देते कि ये इवेंट होने वाला है। ठीक है, ठीक है। और हाइंडसाइट इफेक्ट जो है वो कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि आप चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते, उनको स्टडी नहीं करते, क्योंकि आपको वो प्रिडिक्टेबल लग रही होती है। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, और इससे ज़्यादा इसके अंदर वैसे है नहीं। अब आ जाता है डैनिंग क्रूगर इफेक्ट। डैनिंग क्रूगर इफेक्ट क्या कहता है? डैनिंग क्रूगर इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कहता है। वो कहता है कि जो लोग बहुत ही कम स्किल के होते हैं, लो स्किल्ड लोग हमेशा अपनी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट करते हैं, अपने आप को वो अपनी स्किल से ज़्यादा बड़ा मानते हैं। ठीक है, वहीं पे जो हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास अच्छी स्किल्स होती हैं, वो अपनी एबिलिटी को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि इंसान अपनी एबिलिटी को एक्यूरेटली असेस कर ही नहीं पाता। वो कितना एक्यूरेट है या फिर कितना कॉम्पिटेंट है उसको पता ही नहीं होता। अगर लो स्किल है तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करेगा, हाई स्किल है तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता रहता है। फ्रेमिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि चीज़ों को किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, ये इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हम प्रोस्पेक्ट थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। फ्रेमिंग इफेक्ट कहता है कि अगर चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर आता है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट का क्या मतलब? आप ऑलरेडी किसी चीज़ को लेके कमिटेड थे, अब जनता के अंदर सीना ठोक ठोक के उस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। अब बाद में कोई नई इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने आती है, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने आती है, तो आप उस नई इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी पब्लिकली किसी चीज़ के फेवर में बोल चुके हैं, तो अब आपको हमेशा उस चीज़ के फेवर में बोलना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पब्लिकली किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर दिया, ठीक है, अब फ्यूचर में ये पार्टी गंदा भी काम करे ना तो भी आप इसी पार्टी को सपोर्ट करते रहेंगे। आप अपने कमिटमेंट को और भी ज़्यादा एस्केलेट करते जाते हो, इंक्रीज करते जाते हो। ठीक है, तो ये हमारी टेंडेंसी है कि हम अपने पास्ट बिहेवियर के साथ कमिटेड रहते हैं, स्पेशली वो पास्ट बिहेवियर जिनको हम पब्लिकली लोगों के सामने दिखा चुके हैं। ठीक है, चाहे उसके बाद कोई अनडिजायरेबल चीज़ भी हो जाए तो भी हम अपने पास्ट बिहेवियर के साथ कमिटेड रहेंगे। फिर आता है अवेलेबिलिटी बायस। तो कई बारी हम क्या करते हैं
जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हम सिर्फ उस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही अपने फैसले को, अपने डिसीजंस को ले लेते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग फैसला ले लिया। हम और इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम नहीं ढूंढते। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे जो डिसीजंस है वो बायस्ड हो जाते हैं, उतने एक्यूरेट नहीं रह पाते। फिर आता है आपका रैंडमनेस एरर या फिर रैंडमनेस बायस। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे सामने ढेर सारा डेटा है, हो सकता है ये डेटा बहुत ही रैंडम है, इसका बहुत ही रैंडम डेटा है, इससे हम कुछ मीनिंग नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर उसके बावजूद भी हम इस रैंडम डेटा में भी पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। पैटर्न ढूंढने की कोशिश का एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया के वर्ल्ड कप में इंडिया हारने वाली थी, लेकिन आप अपनी जगह से हिले नहीं, आप सोफा पे एक जगह पे बैठे हुए थे, आप बिल्कुल भी हिले नहीं, तो आप क्या करेंगे, और फिर इंडिया जीत गई मान लीजिए, तो आपको क्या लगने लगेगा कि जब भी मैं सोफा के इस तरफ बैठता हूं ना, ये लाल वाली टी शर्ट पहन के, ठीक है, जब मैं सोफा में इस साइड पर लाल वाली टी शर्ट पहन के बैठता हूं तो इंडिया जीत जाती है। फिर अगली बार भी जब इंडिया का मैच होगा, आप कोशिश करेंगे कि सोफा के इसी तरफ पे बैठे अपनी लाल टी शर्ट को पहन के। आपके लाल टी शर्ट के पहनने का या सोफा में आप कहाँ बैठ रहे हैं, इसका टीम के जीतने से कुछ लेना देना है? कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी आपने क्या कर लिया, आपने अपने फैसले को इस रैंडम पैटर्न के ऊपर बेस कर लिया। इसको रैंडमनेस बायस या फिर रैंडमनेस एरर के नाम से जानते हैं। फिर आता है आपका रिप्रेजेंटेटिव बायस। रिप्रेजेंटेटिव बायस क्या कहता है, कई बार ये भी एक तरह से स्टीरियोटाइप ही होता है। ठीक है, इसमें बस इतना याद रख लीजिए कि कई बार दो सिचुएशंस होती हैं, आपस में सिमिलर नहीं होती, लेकिन आप इन दोनों के बीच में खुद ही सिमिलैरिटी ढूंढते रहते हो और फिर इन दोनों सिचुएशन को आपस में कंपेयर करके डिसीजंस लेते रहते हो। ठीक है, इसको एक बार रीड कर लीजिए। ये आपका रैंडमनेस बायस के वो होता है। ठीक है, रैंडमनेस बायस। फिर उसके बाद आता है सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस क्या है? सेल्फ सर्विंग बायस का मतलब होता है कि जैसे ही कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, आप पॉजिटिव रिजल्ट का पूरा श्रेय अपने कंधों पे ले लेते हैं। आप कहते हैं कि मैंने जो उस दिन डिसीजन लिया था ना, मैंने जो एक्शन लिया था, उसकी वजह से ये पॉजिटिव डिसीजन आया। सेल्फ सर्व, खुद को ही सर्व कर रहे हो आप। ठीक है, और अगर कोई नेगेटिव आउटकम आ जाता है तो आप दूसरों के ऊपर ब्लेम डालने की या फिर किसी एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करते हैं। आप अगर पॉजिटिव आ गया तो मैंने अच्छा किया था, नेगेटिव आ गया तो यार कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर थी इसलिए नेगेटिव आया। ये सेल्फ सर्विंग बायस है। आप खुद को कभी भी जज नहीं करोगे। पॉजिटिव आ जाएगा, अपना सीना ठोक लोगे, लेकिन नेगेटिव आने के बाद आप किसी और के ऊपर, किसी और एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश करोगे कि वो मेरे कंट्रोल में थी ही नहीं। फिर आता है आपका सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या कहता है, ये आपकी टीम बेस्ड मेंटालिटी होती है। इसके अंदर जो पूरी की पूरी टीम होती है वो सिचुएशन को एक कॉमन लेंस से देखती है। तो इस टीम के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सिचुएशन को उसी लेंस के अकॉर्डिंग देखती रहेगी। ठीक है, उसी लेंस के अकॉर्डिंग, तो पूरी की पूरी टीम का सेम ही ओपिनियन इसके अंदर बन जाता है। इसको सिलेक्टिव परसेप्शन कहा जाता है। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग में इससे इतनी ही चीज़ें आपसे पूछी जानी चाहिए। कोई सिलेबस तो इसका बहुत ज़्यादा क्लियरली मेंशन नहीं है, तो इतनी चीज़ें आप अच्छे से करके जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।